गाइस पहले जो सीरीज चल रही थी वो स्ट्रेंजर थिंग्स की सीरीज थी, जिसके टोटल 4 सीजन थे और चारों मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो गाइस एक बार आप उन्हें जरूर चेकआउट करिएगा। और अब टाइम आता है एक नई सीरीज चालू करने का। इस सीरीज का नाम गाइस स्वीट टूथ है, जो कि 2021 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। काफी अच्छी सीरीज है जिसका अब तक एक सीजन आ चुका है और उसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं। इस वेब सीरीज की स्टोरी गाइस मुझे काफी रिलेटेबल लगी। हाल ही में हम सभी लोग एक बहुत बड़े पैंडेमिक से गुजरे हैं और गाइस अभी तक भी वो पैंडेमिक स्टिल एग्जिस्ट करता है। वो पैंडेमिक हम लोगों में से कहीं हमारे अपनी दूर ले गया था। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन गाइस प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पैंडेमिक में आपने अपने किन लोगों को खोया है। इसी पैंडेमिक को थोड़ा बहुत मोल्ड करके और एक काफी अच्छी स्टोरी को बता के इस वेब सीरीज को बनाया गया है, जिसमें पैंडेमिक भी बताया गया है, साथ में एक हाइब्रिड नाम की चीज को भी हमें एक्सप्लेन किया गया है। गाइस हाइब्रिड का मीन्स है कि जहाँ पर इंसान के बीच में कुछ एनिमल्स का भी पार्ट हो, ऐसे बच्चों को हाइब्रिड्स कहा जाता है। उन बच्चों के अंदर उन्हीं एनिमल्स की काफी सारी पावर्स भी आ जाती है। और जो वायरस इस सीरीज के अंदर बताया गया है उसे H5G9 वायरस बताया गया है। अब वो वायरस कैसे आया है, कैसे फैला है, उसके सिम्टम्स क्या क्या है, ये सारी चीजें हमें इस वेब सीरीज के अंदर पता चलेगी। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी वापस से एक और पैंडेमिक में चलते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बहुत छोटे से बच्चे को जंगलों के बीच में लेके जा रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक इंडियन कैरेक्टर पे जिसका नाम डॉक्टर आदित्य था। हॉस्पिटल में लोगों की देखभाल करना, उनका इलाज करना उसका रोज का काम था। लेकिन एक दिन इनके पास एक ऐसी पेशेंट आती है जो कि लास्ट वीक भी आई थी और उसकी तबीयत धीरे धीरे करके और ज्यादा बदतर होती गई। आदित्य के वाइफ का नाम रानी था। उस पेशेंट को जो इन्फेक्शन हुआ था वही इन्फेक्शन धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लग रहा था। स्टार्टिंग में उसके सिम्टम्स थे कि इंसान बीमार हो रहा है, उनके नोज से ब्लड निकल रहा है और सबसे खास सिम्टम कि उनकी सबसे लिटिल फिंगर काफी ज्यादा फ्लिकर कर रही है। आदित्य अपनी वाइफ को लेके सीधा हॉस्पिटल में भागता है। अब जैसा कि एक पैंडेमिक का माहौल होता है कि रेड अलर्ट हो जाता है, हर जगह लोग इधर उधर भागने लगते हैं, खुद को बचाने के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार होते हैं, हॉस्पिटल में भीड़ लगती जाती है। तो सेम सीन हमें वही दिखाया जाता है। इसी टाइम डॉक्टर आदित्य को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो हमें आपकी जरूरत है, आपको कुछ देखना चाहिए। जब आदित्य आगे बढ़ के एक कैबिन को देखता है जहाँ पे एक मैटरनिटी वार्ड था और काफी सारे छोटे बच्चे थे, तो वो छोटे बच्चे इंसान के बच्चे नहीं बल्कि सारे हाइब्रिड्स थे। सारे बच्चे एक साथ में कई सारे एनिमल्स को मिक्स होकर बने थे। हर एक बच्चे में हर एक एनिमल का पार्ट था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वायरस और सेम टाइम पे हाइब्रिड्स बच्चे कैसे पैदा हुए। बच्चों के होने से वायरस हुआ है या वायरस के होने से सारे बच्चे चेंज हो गए हैं। हम उस आदमी को देखते हैं जो कि जंगल में आगे बढ़ता ही जा रहा था। कई डीप फॉरेस्ट में आके उसे एक टूटा फूटा सा मकान दिखाई देता है जिसके आसपास कई सारी रहने लायक चीजें भी थी। उस मकान को वो आदमी घर में बदल देता है। हम उस बच्चे की जब शक्ल देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर एक डियर का पार्ट था, क्योंकि उसके सर पे छोटे छोटे से सींग थे। बच्चा अब बड़ा हो रहा था लेकिन अभी तक भी बाहर की दुनिया से बहुत दूर था। 3 साल का बच्चा और 3 साल जैसे उसके छोटे छोटे से हॉर्न भी बढ़ गए थे। बच्चा इस आदमी को पापा कहता था और इस बच्चे का नाम गाइस गस था। एक दिन जब गस खेल रहा था तो ऊपर से उड़ता हुआ एरोप्लेन काफी सारे पैम्पलेट्स नीचे गिराता है जिसमें लिखा गया था कि हाइब्रिड्स की सेफ्टी के लिए एक जगह बनाई गई है, हो सके तो उन सारे हाइब्रिड्स को उस जगह पे भेज दिया जाए। लेकिन पापा ये बात गस को पता नहीं चलने देते। समय आगे बढ़ता जाता है। गस बड़ा हो गया था, तकरीबन 5 से 6 साल का। अब उसे लिखना पढ़ना भी सिखाया गया था। ये ऐसा हाइब्रिड बच्चा था जो कि बड़ा भी हो रहा था, जिंदा भी था और ऊपर से बोलता भी था, क्योंकि इसकी देखभाल एक इंसान कर रहा था और उसे बचा के रखने के लिए वो एक डीप फॉरेस्ट में था। गस को बस हमेशा यही रूल सिखाए गए थे कि उसे बाहर नहीं जाना है, इंसानों को देखते ही भाग जाना है, जानवरों की आवाज सुननी है तो झुक जाना है। एक दिन गस अपनी क्यूरियोसिटी के कारण उस लाइन को पार कर देता है जो कि उसके पापा ने बनाई थी। बाहर जाते ही उसे जानवरों की आवाज आने लगती है। डर के मारे जब गस वापस से पीछे भागता है तो उसे अपने पापा मिलते हैं जो कि उसे बुरी तरीके से डांटते हैं कि जब तुम्हें मना किया गया था, जिस चीज के लिए तुम्हें रोका गया, आखिर तुमने ये चीज क्यों करी। गस भी डरा हुआ था और अपने पापा की बात मान जाता है कि आज के बाद वो यहाँ से कभी बाहर नहीं जाएगा। रात होने पे पापा गस को समझाते हैं कि ये दुनिया हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। इस दुनिया के बाहर एक बहुत बड़ा वायरस आया था जहाँ पे हर जगह बस आग ही आग है। बाहर जाते ही तुम्हें बुरे लोग मिलेंगे, तुम जैसे बच्चे बाकी बच्चों से अलग हैं। इन बच्चों को हाइब्रिड बच्चे कहते हैं।
हैं और वो तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाएंगे। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि तुम्हें कभी भी बाहर नहीं जाना है और मेरे रूल्स को फॉलो करना है। ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी गस ने ये बात नहीं मानी और वापस से एक दिन अपने पापा के कहने के कारण ही उसे बाहर की लाइंस के बारे में पता चला और वो उस वायर से बाहर चला गया, जहाँ पर उसे एक बहुत बड़ी डियर भी दिखाई दी। उसे लगा था कि वो उसकी मॉम है, क्योंकि गस के अंदर भी डियर का ही पार्ट था। पीछे उसके पापा उसे मिल जाते हैं, जो कि उसे बहुत बुरी तरीके से डांटते हैं कि ये तो तुमने हद कर दी। जब पापा गस को डांट ही रहे थे तो इन्हें किसी आदमी की आवाज आती है, जो कि अपनी बहन को ढूंढ रहा था। असल के अंदर इस पैंडेमिक को आए हुए तकरीबन 7 से 8 साल बीत चुके थे। उस वायरस ने इस दुनिया के कई सारे लोगों को मार डाला था, तो जो इंसान बचे थे वो भी ऑलमोस्ट इन्फेक्टेड ही थे। अब पापा को अपने बच्चे को बचाना था, इसी कारण बस वो एक स्टिक लेके उस आदमी के ऊपर तान देते और कहते कि यहाँ से बस चले जाओ, तुम जो भी हो यहाँ पे तुम अगली बार दिखने नहीं चाहिए हो। यह आदमी कहता है कि तुम लगता है कई सालों से यहाँ पर हो, अकेले रहते हो। पापा को लगता है कि यह आदमी शहर से आया है, इसी कारण वो पूछते हैं कि शहर में क्या हाल है, महामारी का क्या हाल है, वहाँ पे लोग जिंदा है या मर गए हैं। वो आदमी बताता है कि हाल उतना ही बुरा है, इंटरनेट बंद हो गया है, रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं, जो लोग जिंदा है उन्हें भी लास्ट मैन मार रहे हैं। अब गाइस ये लास्ट मैन क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। सारे हाइब्रिड्स बच्चों को मार दिया गया है। गस जब इन दोनों की बातें सुनता है तो वो भी एक्साइटेड होकर वहीं पे बैठ जाता है। पापा गस को दूर रखना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो आदमी कहीं न कहीं गस को देख लेता है। पापा कहते हैं कि अभी वो बीमारी कैसी है, तो ये आदमी बताता है कि बीमारी कई हद तक कम तो हुई है, लेकिन आज भी लोग इन्फेक्टेड है। पापा यहाँ गस को दूर करने ही वाले थे, लेकिन एक ही झलक के अंदर वो आदमी यहाँ से गायब हो जाता है। पापा भाग के घर पे आते हैं, गस को घर में बिठाते हैं, उसका फेवरेट सिरप उसे दे देते हैं और कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। स्टेयर्स के नीचे बिठा के पापा वहाँ से बाहर निकल जाते हैं उस आदमी को ढूंढने के लिए और शायद मारने के लिए। काफी देर हो जाती है, अभी भी पापा नहीं आए थे, लेकिन उस घर के अंदर एक हिरन पहुँच जाता है। गस काफी छोटा था और उस हिरन से अट्रैक्ट होकर वो बाहर चला जाता है उसे हाथ लगाने के लिए। शाम होते होते अब गस भी बाहर आ चुका था अपने पापा को ढूंढने के लिए, लेकिन जब झाड़ियों से पापा बाहर आते तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, मानो कि उन्हें किसी ने मारा पीटा हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो इन्फेक्टेड भी हो चुके थे। गस कैसे तैसे करके उन्हें घर में लाके बेड पे भी सुला देता है। लेकिन अगले दिन जब पापा उठते हैं तो वो गस से कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओगे, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। गस हर काम करने के लिए तैयार था, लेकिन पापा कहते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारी लाइफ खुद से जीनी पड़ेगी, जो जो चीजें मैंने तुम्हें सिखाई है वो सारी चीजें तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आगे अब तुम्हें अकेला ही रहना होगा। गस समझ नहीं पाता कि आखिर पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि पापा भी अब इन्फेक्टेड पूरी तरीके से हो चुके हैं। उनकी भी सबसे शॉर्ट फिंगर काफी ज्यादा फ्लिकर कर रही है। जिस आदमी को पापा मारने के लिए भागे थे उस आदमी से पापा इन्फेक्टेड हो गए थे और कुछ ही देर के अंदर वो अपनी आखिरी सांस लेके वहीं पे मर जाते हैं। गस जब तक लौटता है तब तक उसके पापा जिंदा नहीं थे। वो अपने पापा को उठाने की बहुत कोशिश करता है। अब एक छोटा बच्चा आखिर क्या कुछ समझ पाता कि उसे क्या करना है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे साल वो अकेला रहा। अकेले रहने से उसने कई सारी चीजें सीख भी ली थी। हालांकि वो हर काम नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी खुद के जीने के लिए वो काफी सारी चीजें कर पाता था। उसने कई सारे दोस्त बना लिए और एक पापा जैसा आदमी भी बना लिया और खुद को सिक्योर करने के लिए छोटे मोटे ट्रैप्स भी लगाता था। अब आखिर एक बच्चा कब तक अकेला खेल पाता। एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर वो हर एक चीज को जला देता है। जो घास फूस से बने हुए एनिमल्स थे उन सबको भी वो नहीं छोड़ता। गस का एक सबसे फेवरेट टॉय था जो उसके फादर के शौक से बना हुआ था। जलते हुए डॉग को वो वापस ले आता है। उसे अपने बेड के ऊपर एक मैप दिखाई देता है और तभी उसे कुछ चीजें याद आती है। उसे गले के अंदर एक लॉकेट बनाया गया था जिसके अंदर हार्ट बना हुआ था, साथ ही साथ एक चाबी भी थी। गस भागते हुए एक पेड़ की तरफ जाता है जहाँ पर एक हार्ट बना हुआ था और नीचे की तरफ एरो था। उस हार्ट को समझते ही गस उस खड्डे को खोदने लगता है। उस खड्डे के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट बॉक्स था। जब गस अपने फादर से पूछा करता था कि आखिर उसकी माँ कहाँ पर है, तो पापा उसे हमेशा झूठ बोला करते थे कि तुम्हारी माँ नहीं है, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं है। अब जब गस उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें काफी सारी इम्पोर्टेंट चीजें मिलती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैसे, पासपोर्ट, लेकिन इनमें से कोई भी चीज उसके समझ के बाहर थी। उसे एक और फोटोग्राफ मिलता है। पापा ने उसकी ममा का नाम बर्डी बताया था, तो फोटो देखते ही गस पहचान जाता है कि ये उसकी मॉम बर्डी है और फोटो के नीचे कोलोराडो लिखा था। गस को मैप पढ़ना आता था, इसी कारण वो कोलोराडो को देख के बहुत खुश हो जाता है और उसे अपनी लाइफ का एक एम मिल जाता है। गस तैयार होता है, काफी सारे अपने छोटे मोटे सामान को लेके अपने घर से अकेला ही निकल पड़ता है। आगे जाने के बाद उसे फॉरेस्ट के अंदर एक चॉकलेट दिखाई देती है। पहली बार उसने चॉकलेट खाई थी, इसी कारण दूसरी चॉकलेट के लिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन ये एक ट्रैप था जो कि लास्ट मैन का था। अब गाइस लास्ट मैन वो लोग होते हैं जो कि इंसानों को मार देते हैं, फिर चाहे वो इन्फेक्टेड हो चाहे वो इन्फेक्टेड नहीं हो, और साथ ही साथ उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है हाइब्रिड्स बच्चों को पकड़ के सीधा लैब में ले जाना। अब हाइब्रिड्स बच्चों को क्यों पकड़ा जाता है, लैब में क्यों लेके आया जाता है, ये गाइस आपको आगे पता चलेगा। दो शिकारी आके यहाँ पे अब गस को पकड़ चुके थे, लेकिन तभी पीछे से एक बहुत हट्टा कट्टा आदमी आता है जो कि उनमें से एक
आदमी को शूट कर देता है। तभी वो दूसरा आदमी बच्चे को छोड़ देता है और कहता है कि ठीक है, इस बच्चे को तुम रख लो। अब यहाँ पर जो शूटिंग चल रही थी उसके कारण गस काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। गस के अंदर एक हिरन का हिस्सा था, यानी कि उसके कान बहुत बड़े थे, उसके स्मेल की पावर भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन कान बड़े होने के कारण वो ज्यादा शोर नहीं सुन पाता और डर के मारे वो सीधा अपने घर की तरफ भागता है। जाके वापस से उन्हें स्टेयर्स के नीचे छुप जाता है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर वो बड़ा सा आदमी उस घर के अंदर पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि गस स्टेयर्स के नीचे छुपा हुआ है। लेकिन वो आदमी गस को कुछ भी नहीं करता, बल्कि उसे तो ये बिलीव नहीं होता कि ये बच्चा इतना बड़ा कैसे हो गया। हाइब्रिड बच्चा जिसे हर कोई मार रहा है, आखिर 10 साल तक इस बच्चे को कैसे किसी ने बचा के रखा। वो बच्चे से पूछता तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है। बाहर जाके वो आदमी एक पाइप लीकेज को ठीक भी करता है। इस आदमी को पता चल चुका था कि यहाँ पे इस बच्चे के अलावा और कोई नहीं रह रहा है। गस झूठ बोलता है कि मेरे पापा अभी आ जाएंगे, वो तुमसे भी बड़े हैं और तुमको यहाँ से भगा देंगे, तो तुम यहाँ से पहले ही चले जाओ। गस यहाँ पे इस आदमी को बिग मैन कहता है। इस आदमी का नाम असल के अंदर जैप था। बिग मैन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस घर से बाहर मत निकलना। असल के अंदर ये बिग मैन भी लास्ट मैन ही था जो कि हाइब्रिड्स बच्चों को पकड़ के मार देता था, लेकिन गस को उसने छोड़ दिया था। गस बिग मैन से काफी सारी चीजें पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ जाओगे और ये लोग मुझे मार क्यों रहे थे। लेकिन बिग मैन बस गस को यही कहता है कि कुछ भी हो जाए यहाँ से बाहर मत जाना, दिन के टाइम पे आग मत जलाना, आग लगने से ही इन शिकारियों ने तुम्हें ढूंढ लिया था। गस इस बिग मैन से कोलोराडो के बारे में पूछता है, तो ये बिग मैन कहता है तुम्हें कोलोराडो के बारे में क्या पता है, और अगर तुम्हें पता भी है तो भी यहाँ से बाहर मत निकलना। बिग मैन तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन गस देखता है कि शायद ये आदमी अच्छा है, क्योंकि उसने ना तो उसे मारा और इवन उसकी हेल्प भी करी, और अब कैसे भी करके गस को कोलोराडो तो पहुँचना ही था। इसी के कारण वो वापस एक फॉरेस्ट में भागता है। मिट्टी के ऊपर उसे बड़े बड़े पैर के निशान दिखाई देते हैं। उसी को फॉलो करता हुआ वो जंगल की तरफ चला जाता है और एक बहुत बड़े मैदान को पार करते हुए, रोड को भी देखते हुए सीधा उस माउंटेन पे पहुंच जाता है जहां नीचे उसे बिग मैन दिखाई देता है। गस जोर से चिल्लाता है कि बिग मैन यहीं पे रुक जाओ और मुझे अपने साथ ले जाओ। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। स्वीट टूथ के लास्ट एपिसोड में गाइस हमने गस की स्टोरी देखी थी कि कैसे पैंडेमिक होने के सेम पैरेलल टाइम पे हाइब्रिड बच्चों का भी जन्म हुआ था, और उसी में से एक हाइब्रिड बच्चा गस के बारे में हमें सब कुछ बताया गया। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें सेम पैंडेमिक यानी कि 10 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर और लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एक एमी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि एक थेरेपिस्ट कम काउंसलर थी। कई सारे क्लाइंट्स आके रोज उससे मिलते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब हर जगह इधर उधर अफरा तफरी मच रही थी। रेड अलर्ट कर दिया गया था, लॉकडाउन कर दिया गया था, इसी के साथ में सभी को होम क्वारंटाइन भी कर दिया गया था। जो जिस सिचुएशन में था उसे वहीं रहने के लिए कहा गया था। एमी उस टाइम अपने ऑफिस में ही थी और बस वो खुद को वहीं बंद कर लेती है। महीनों गुजर जाते हैं, हर जगह शोर आया करता था पहले, लेकिन कई महीने गुजरने के साथ में वो सारा शोर बंद होता जा रहा था। एक दिन एमी उस ऑफिस से निकल के बाहर आ गई थी, खुद को पूरी तरीके से पैक करके। खुद की जान बचाने के लिए वो अपने हाथ में एक शो पीस लेके बाहर निकली तो उसे कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था। असल के अंदर जू से भागे हुए ये कुछ एनिमल्स थे, यानी कि एलिफेंट्स। एमी के सामने जू था और अब वो उसी को अपना घर बना लेती है। अंदर जाने के बाद उसे कुछ बर्ड वगैरह भी दिखाई देते हैं, जहाँ वो जान जाती है कि अब यही उसका होने वाला घर है। असल के अंदर का स्वीट टूथ का मतलब होता है दूध के दांत, और गस को चॉकलेट्स भी बहुत पसंद थी। इसी के कॉम्बिनेशन के कारण बिग मैन ने गस को स्वीट टूथ का नाम दिया था। अब गस यहाँ पे बिग मैन के पीछे पड़ जाता है। गस मैन उसे बहुत समझाता है कि तुम मेरे पीछे मत आओ, तुम ऐसे बच्चे हो जो मुझको भी मुसीबत में डाल दोगे, तुम वापस से अपने घर जाओ, वही जगह तुम्हारे लिए सबसे सेफ है। लेकिन गस कोई बात नहीं मानता और बिग मैन के पीछे पीछे ही रहता है। रात होने पर बिग मैन जब खुद के पास में रखा हुआ छोटा मोटा खाना खा रहा था तो गस भी उसके आस पास ही था, और अब वो चीज भी बिग मैन को गस के साथ में शेयर करनी पड़ती है। रात में बेचारा बिग मैन डर जाता है क्योंकि गस की आंखें रात में चमकती थी। उसे शाइन करने के कारण अब कोई भी इंसान डर सकता है। गस को रात में बिग मैन का बैग दिख जाता है जिसमें काफी सारी खाने पीने की चीजें थी। अगली सुबह सारी चीजें उसे खत्म मिलती है। बिग मैन उन चीजों को छुपा के, उन चीजों को जला के बस वहाँ से गस के साथ निकल जाता है ताकि कोई उसे ढूंढे ना। अब आगे जाने के लिए इन्हें खाना भी चाहिए था, दवाइयाँ भी चाहिए थी और रास्ता भी ढूंढना था। मौसम भी खराब था, इसी के कारण आगे जाने पे इन्हें घर दिखाई देता है। गस का काम बस खाना चुरा के वहाँ से भागने का था, लेकिन जैसे ही वो उस घर के अंदर जाता है जो कि एक विजिटर प्लेस था, तो वहाँ एक ट्रैप लगने के कारण वो पकड़ा जाता है। लेकिन जो लोग पकड़ने वाले थे वो कोई बुरे लोग नहीं थे, बल्कि एक छोटी सी फैमिली थी, एक कपल और उनका एक बेटा जिसका नाम रस्टी था। इन सभी ने मास्क लगा रखे थे क्योंकि इन्हें लगा था कि गस और बिग मैन इन्फेक्टेड हो सकते थे। लेकिन बिग मैन जब इस कपल से बात करता है तो कहता है कि हाइब्रिड्स को कभी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है और मैं इतने सालों से अलग हूँ तो मुझे भी कुछ नहीं हुआ है और आप भी यहाँ काफी टाइम से अलग रह रहे हैं। ये दोनों यहाँ पेट भर के खूब सारा खाना खाते हैं। बिग मैन जो कि एक तरीके से हंटर और लास्ट मैन था, तो ये कपल समझ चुके थे कि ये एक बुरा आदमी
हैं, लेकिन आखिर गस इनके साथ में क्यों घूम रहा है। गस के पास अपनी मॉम बर्डी की पिक्चर थी। गस जिससे भी मिला करता था उसे अपनी मॉम बर्डी के बारे में पूछता था। गस को पहली बार एक लड़का मिला था जो कि उसकी उम्र का ही था। इसी के कारण वो रस्टी के साथ खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। रस्टी उसे कई नई नई चीजें बताता है कि लोग चांद तक पहुंच गए हैं और भी दुनिया में कई सारी चीजें खेलने के लिए भी है। ट्रेन जो कि एक कैटरपिलर की जैसे दिखाई देती है। यहाँ बिग मैन और रस्टी के फादर एक साथ बात करते हैं कि आखिर गस बच कैसे गया इतने सारे हाइब्रिड बच्चों के मरने के बावजूद भी, और वो बोलता कैसे है। तब बिग मैन बताता है कि मुझे बस ये जंगल में मिला और ये अपने फादर के साथ रहा करता था, शायद वो भी मारे गए हैं। बिग मैन यहाँ बस रात रुकने के लिए कहता है और थोड़ा बहुत खाने के लिए भी कहता है, लेकिन बातों ही बातों में वो इस फैमिली से कहता है कि गस को क्यों ना तुम लोग रख लो, अगर हो सके तो तुम उसे अडॉप्ट कर लोगे तो ये उसके लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। तुम एक फैमिली हो, गस को तुम्हारी वाइफ से अच्छी मॉम मिल भी नहीं सकती है और यहाँ पे मेरा काम भी खत्म हो जाएगा। जहाँ पर बिग मैन लास्ट नाइट पे रुका था वहाँ पे कुछ पेपर्स पड़े थे। हंटर्स उन्हीं चीजों को ढूंढते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अब जैसा कि दो लोगों ने गस को देख लिया था, यानी कि हाइब्रिड बच्चा जिंदा है, तो उसे ढूंढते हुए ये लोग इसी विजिटर्स प्लेस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ रस्टी और गस को देख के रस्टी के पेरेंट्स बहुत खुश थे और बिग मैन को भी लग रहा था कि वो शायद गस को यहाँ पे सेफली छोड़ भी सकता है। इसके बाद हमें डॉक्टर आदित्य दिखाए जाते हैं। 10 साल पहले की जो स्टोरी दिखाई गई थी उसके अंदर हमें लगा था कि शायद उनकी वाइफ रानी मर जाएगी, लेकिन रानी 10 साल के उतने बड़े वायरस को झेल गई थी। यानी कि डॉक्टर आदित्य ने कुछ ऐसे तरीके के इंजेक्शन और ऐसे तरीके का वैक्सीनेशन ढूंढ लिया था जिससे कि वो रानी को जिंदा रख पाए। असल के अंदर कई सारे लोग तो मर गए थे, लेकिन अभी तक भी उस वायरस का एंटीडोट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। इसी के कारण रानी भी जिंदा थी, लेकिन ये इन्फेक्शन हर 28 दिन के अंदर वापस से आ जाता है और अगर रानी को इंजेक्ट नहीं किया गया तो हो सकता है कि वो वायरस से मर भी सकती है। आदित्य और रानी एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना मना है। बहुत कम घर बचे हैं और उसमें भी बहुत कम लोग ही जिंदा हैं, लेकिन उनके भी कुछ रूल्स हैं। आदित्य यहाँ पे हॉस्पिटल जाने के लिए किसी कार वार का यूज नहीं करता, बल्कि उसके पास एक हॉर्स थी जिसका नाम ट्रिक्सी था। उसी पे बैठ के वो हॉस्पिटल तक जाता है। असल के अंदर एक रेस्टोरेंट को हॉस्पिटल में बदल दिया गया था। आदित्य यहाँ पे खुद की सीनियर डॉक्टर बेल से मिलने के लिए जाया करता था। डॉक्टर बेल आदित्य को बता देती है कि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अगर उसे क्योर निकालना है, एंटीडोट्स बनाने हैं, तो आगे का काम अब आदित्य को करना पड़ेगा। डॉक्टर बेल के पास में एक 10 साल की लिखी हुई बुक थी। अब तक जो भी उसने टेस्ट किए थे, जिस तरीके का भी एंटीडोट उसने बनाया था, वो सारी चीजें उसने एक बुक के अंदर लिख रखी थी, लेकिन अभी तक भी कोई ऐसा पर्टिकुलर एंटीडोट नहीं मिला था जिससे कि वायरस की दवाइयां बन सके। डॉक्टर बेल ये सारी चीजें आदित्य को बता के आदित्य को वो बुक भी हैंडओवर कर देती है। आदित्य के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस बुक को खोल के पढ़ सके ताकि वो मेडिसिन के बारे में भी जान सके, लेकिन जब वो उस बुक को पढ़ता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सेम बुक रानी भी पढ़ती है कि आखिर उस एंटीडोट को बनाया कैसे जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो एंटीडोट और किसी चीज से नहीं बल्कि हाइब्रिड्स, यानी कि वो जो छोटे बच्चे हैं उनके ब्लड से, उनके लीवर से और उनके बोन मैरो से लिए गए कुछ पार्ट से मिलके बनता है। यानी कि इतने टाइम तक काफी सारे हाइब्रिड्स बच्चों को मारा गया था या फिर उन्हें टॉर्चर किया गया था और उनसे वो सैंपल लेने के बाद जाके कहीं एंटीडोट बनता है। ये इतना बड़ा भयानक काम आदित्य नहीं कर सकता था, लेकिन रानी उसे कहती है कि तुम्हें कोई ना कोई क्योर तो ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो ये वायरस ऐसे ही चलता जाएगा और शायद रानी भी मर जाएगी। बिग मैन यहाँ से बस थोड़ा बहुत खाना लेके जाने वाला था। यहाँ पे रस्ते की मॉम आके बिग मैन से पूछती है कि आखिर तुम भी वही आदमी हो ना, तुम्हें ये बात शायद गस को बता देना चाहिए। यानी कि बिग मैन एक हंटर था और ये बात गस को बताई नहीं गई थी। रात होने पे गस को एक बुक मिलती है जो कि रस्टी की थी। वो उसे पढ़ने के लिए एक्साइटेड था और अपने फादर की लिखी हुई बुक वो रस्टी को दे देता है। जब रस्टी को उसकी मॉम गुड नाइट करने के लिए आती है तो गस को लगता है कि शायद उसकी मॉम भी जिंदा होती, और मॉम इतना प्यार करती है ये बात गस ने कभी फील ही नहीं की थी। उसे यहाँ पे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो भी उठ के बाहर चला जाता है और काफी सारी चीजों को इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे बिग मैन दिखाई देता है जो कि उसे छोड़ के बस जा ही रहा था। कहीं ना कहीं गस भी इस चीज से ओके था कि वो इस फैमिली के साथ में रह लेगा, लेकिन तभी गस को कुछ चीजें सुनाई देती है कि आसपास में कोई लोग हैं और एक साथ में बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि उन्हें मारने के लिए आए हैं। अब बिग मैन ऐसे तो गस को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं रस्टी की फैमिली भी गस के कारण परेशानी में आ सकती थी। इसी के कारण बिग मैन बाहर जाता है और बाहर जितने भी लोग थे उन्हें बुरी तरीके से मारता है, लेकिन अभी भी एक आदमी अंदर तक पहुंच चुका था गस को अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन बिग मैन उसे भी आके मार देता है। और अब बिग मैन को रियलाइज होता है कि वो रस्टी की फैमिली के साथ में गस को नहीं छोड़ सकता। वो लोग भी अपने साथ में कई सालों से अकेले रह रहे हैं। गस के आने से वो लोग बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। कई सारे हंटर्स बार बार में आएंगे गस को मारने के लिए, और गस के कारण वो उस फैमिली को ट्रबल में नहीं डाल सकता था। इसी के कारण अगली सुबह अब ये फैमिली बिग मैन और गस को आगे जाने के लिए रास्ता दिखा देती है। गस का पहली बार एक नया दोस्त भी बना था और जाने से पहले रस्टी उसे एक जैकेट भी देता है। गस उस जगह से नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे खुद को बचाए रखने के लिए और कोलोराडो तक पहुंचने के लिए वहां से जाना पड़ता है। जिसके बाद एमी पे
सीन शिफ्ट होता है जिसे जू में रहते हुए तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके थे। एक दिन वो जू के बाहर देखती है कि एक छोटा सा कंटेनर पड़ा है और उसके अंदर एक हाइब्रिड बच्चा है, यानी कि कोई अपने हाइब्रिड बच्चे को जू के बाहर छोड़ गया है। हालांकि आज तक एमी ने किसी हाइब्रिड बच्चे को नहीं देखा था और न ही उसे किसी बच्चे को पालना आता था, लेकिन फिर भी वो उस बच्चे को अपने पास रख लेती है। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। स्वीट टूथ के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे गज और बिग मैन को कोलोराडो के लिए निकलना पड़ता है। इसी के साथ में एमी को एक हाइब्रिड बच्चा भी मिलता है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है, जहां पर हम एक टीनेजर ग्रुप को देखते हैं। कई सारे बच्चे थे और उन्होंने अपनी एक दुनिया बना रखी थी। वहाँ पर वो गेम्स खेला करते थे और अपने आप को जिंदा रखने के लिए और साथ में लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ रूल्स भी बनाए थे। इस ग्रुप का नाम एनिमल ग्रुप था और इनका मेन मोटिव था हाइब्रिड बच्चों की जान बचाना। इनके पास कई सारे इंटेलिजेंट बच्चे भी थे जिसके थ्रू इन्हें पता चल चुका था कि आसपास में एक हाइब्रिड बच्चा है। यहाँ बिग मैन गस को साफ साफ कह चुका था कि मैं तुम्हारे साथ कोलोराडो तक नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आगे जाने वाली एक सिटी तक छोड़ूंगा और उसके बाद तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। लेकिन अभी भी गस को पूरा विश्वास था कि बिग मैन उसका साथ नहीं छोड़ेगा। ये दोनों सफर करते हुए कहीं दूर तक पहुंच चुके थे, जहां पर इन्हें एक अबैंडन्ड सी बस दिखाई देती है। असल के अंदर जो लास्ट नाइट फाइट हुई थी उसके अंदर बिग मैन की कुछ टैबलेट्स थी वो वहीं घर पे रह गई थी और कुछ टैबलेट्स को गस ने भी खा लिया था। इसी कारण बिग मैन को इस बस के अंदर आना पड़ता है, क्योंकि कई सारा सामान बिग मैन इसके अंदर भी रखता था इमरजेंसी के लिए। वहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान और साथ ही साथ में बिग मैन की टैबलेट्स भी थी। गस यहाँ पे एक बार बिग मैन से ये भी पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं छोड़ा या फिर तुम अकेले क्यों नहीं चले गए। तो बिग मैन कहता है कि इस चीज का जवाब देना मैं सही नहीं समझता और अब तुम्हें जाके शायद सो जाना चाहिए, मैं यहाँ बाहर ही रहता हूँ। गस इधर उधर की चीजें देखता है और एक लैम्प के पास में बस सो जाता है। लेकिन रात में उसे एक बहुत डरावना सपना आता है कि सुबह उठने पे हर जगह बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है और उसे बिग मैन छोड़ के चला गया है। वो बस जोर जोर से चिल्ला ही रहा है और तभी उसकी नींद खुलती है, लेकिन बिग मैन उसके सामने ही था। अब तक भी बिग मैन उसे छोड़ के कहीं नहीं गया है। बिग मैन गस को बताता है कि आज हम मार्केट जाने वाले हैं, वहाँ पे तुम्हें बुरे लोग मिलेंगे जो कि अब तक तुम्हें समझाया गया है कि बुरे लोग कैसे होते हैं। गस कहता है कि क्या वहाँ पे बच्चे मिलेंगे और क्या वहाँ पे मेरे जैसे भी बच्चे होंगे। तो बिग मैन कहता है कि बच्चे तो होंगे, हाइब्रिड बच्चे भी होंगे, लेकिन वो पिंजरे के अंदर होंगे, उनके साथ में बहुत बुरा हो रहा होगा, तुम्हें उन चीजों को इग्नोर करना है। बस तुम्हें कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि तुम्हें हमेशा इंसानों के जैसा ही बर्ताव करना है। तुम्हें लोगों को ये नहीं दिखाना है कि तुम एक हाइब्रिड बच्चे हो। जितना हो सके मेरे करीब रहना और इधर उधर बिल्कुल मत जाना। जिसके बाद सीन आदित्य के ऊपर शिफ्ट होता है। लैब के अंदर उसका पहला दिन था। वो यहाँ पर आके कई सारी चीजों को चेक करता है, बुक्स को रीड करता है, कंटेनर्स को ओपन करके देखता है। लेकिन घर आने के बाद वो रानी से कहता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन रानी उसे फिर से समझाती है कि तुम्हें एंटीडोट ढूंढना पड़ेगा। अब आदित्य लैब के अंदर जाके वापस से जब उन नोट्स को पढ़ता है तो उसे और कई सारी भयानक चीजें देखने के लिए मिलती है कि डॉक्टर बेल ने कितने सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे हैं, जिसके कारण कई सारे हाइब्रिड्स बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। ये सारे हाइब्रिड्स बच्चे लैब के अंदर मिलिट्री वाले लाके दिया करते थे और उसके बाद उनका क्या किया जाता था वो सब कुछ इस बुक के अंदर लिखा हुआ था। आदित्य इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि वो घर पे भी अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था। असल के अंदर इनकी सोसाइटी के अंदर आज एक पार्टी रखी गई थी। जितने भी लोग बचे थे वो हर वीकेंड कभी न कभी पार्टी किया करते थे और अब रानी की तबीयत खराब होने के कारण आदित्य डरा हुआ था कि वो रानी को वहाँ नहीं लेके जाए। हो सकता है कि सारे लोग पहचान जाए कि रानी इन्फेक्टेड है या फिर रानी के कारण और लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन रानी उसे समझाती है कि वो बिल्कुल ठीक है, एंटीडोट का असर अभी तक भी है और अगर हम नहीं गए तो जरूर लोगों को पता चल जाएगा। जिस आदमी के घर पे पार्टी थी उसका नाम डक था। पार्टी स्टार्ट होने के साथ में हम कई सारे लोगों को देखते हैं। 10 साल बाद में भी अभी यहाँ पे 10-15 लोग जिंदा थे। ये लोग अच्छे से पार्टी एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी आदित्य देखता है कि रानी की लास्ट फिंगर वापस से काफी ज्यादा फ्लिकर कर रही है। वो उसके हाथ पे हाथ रख देता है और बातों को घुमाने लगता है और कोड वर्ड में कहता है कि शायद उन्हें घर जाना चाहिए। लेकिन रानी कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक और लेडी थी जिसका नाम नैन्सी था और वो यहाँ पे सोसाइटी की लीडर भी थी। तभी यहाँ पे डग एक चेयर पे बैठता है और अपने पुराने दिनों की बातें बताने लगता है। कुछ ही देर के अंदर सबको पता चल जाता है कि डग अब तक इन्फेक्टेड हो चुका है। नैन्सी आती है और डॉक्टर आदित्य को बोलती है कि कुछ भी हो जाए बस इसका टेस्ट करो। लेकिन आदित्य को पता था कि अगर वो डग का टेस्ट करेगा तो कहीं उसे सब लोगों का टेस्ट ना करना पड़ जाए और इसके कारण रानी के बारे में किसी को पता न चल जाए। इसी के कारण वो टेस्ट करने के लिए पहले मना करता है। लेकिन नैन्सी के पास एक किट पड़ा था। डग का जैसे ही ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उसके अंदर का लिक्विड पर्पल कलर में चेंज हो जाता है, जिसका मतलब था कि डग इन्फेक्टेड है। और अब ये सोसाइटी वाले इन्फेक्टेड लोगों के साथ क्या करते हैं ये तो गाइस सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये लोग इन्फेक्टेड इंसान को चेयर पे बांधते हैं और उसी के घर के अंदर उसी इंसान को जला देते हैं ताकि उस इंसान के साथ घर के अंदर जितने भी इन्फेक्शन है वो सब कुछ खत्म हो जाए। यहाँ पर एक चीज और है, जिसको भी इन्फेक्शन होता है उसके घर के बाहर पर्पल कलर के फूल खिल जाते हैं। इसका मतलब है कि इस घर के अंदर कोई इन्फेक्टेड इंसान रह रहा है। आदित्य बहुत ज्यादा डर चुका था
कि कहीं उसकी रानी के साथ में यानी कि कहीं उसकी वाइफ के साथ में भी ऐसा ही ना हो जाए। यहाँ बिग मैन और गस के ऊपर सीन शिफ्ट होता है जो कि उस मार्केट यानी कि रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुके थे। गस को एक हेलमेट और एक ऐसी ड्रेस दी गई थी जिससे कि लगे कि उसने हैलोवीन के कपड़े पहन रखे हैं और गस एक नॉर्मल बच्चा है, बस उसने हेलमेट लगा रखा है। गस के मार्केट जाने में उसे कई सारी अजीब अजीब चीजें मिलती है। लोग भी बहुत बुरे बुरे थे। खाने की चीज देखते ही गस उस पे टूट पड़ता है। बिग मैन उसे बिठा के कहता है कि तुम्हें यहीं बैठे रहना और यहाँ से हिलना तक भी नहीं है। बिग मैन के पास अब पैसे नहीं बचे थे कि वो कोलोराडो तक जाने के लिए 2 टिकट्स खरीद सके। इसी के कारण उसे अपने पास की कोई चीजें और 2-3 कॉइन्स देने पड़ते हैं, तब जाके उसे 1 टिकट मिलता है। यहाँ रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए गस को अपने सामने एक मैप दिखाई देता है जहाँ उसे कोलोराडो से मिलता हुआ एक नाम भी दिखाई देता है। उसी नाम को वो याद कर लेता है और वहाँ बाहर कुछ बच्चों को देखते हुए पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ लोग उसे पहचान ले, तभी वहाँ उसे एक लड़की पकड़ लेती है और कहती है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम यहाँ किसके साथ आए हो? तुम एक हाइब्रिड बच्चे हो, ये हमें पता है। हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमारे साथ चलो। इतनी ही देर के अंदर यहाँ बिग मैन पहुँच जाता है और गस के ऊपर बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है कि तुम्हें मना किया गया था कि यहाँ पे किसी के ऊपर भी बिलीव नहीं करना है। यहाँ पे कोई बिलीव करने वाला इंसान नहीं है और अब यहाँ से जल्दी चलो। लेकिन तभी गस को वहाँ पे कुछ स्मेल आती है, ऐसी स्मेल जो कि सेम बिग मैन की मेडिसिन के अंदर आती थी। अब बिग मैन को वो मेडिसिन चाहिए थी, इसी के कारण वो गस से फॉलो करवाता है कि वो मेडिसिन कहाँ पे पड़ी है। वो ट्रेन के कंटेनर में पड़ी थी। बिग मैन जाके उन मेडिसिन को चुरा भी लेता है। वो वहाँ से भागने ही वाला था, लेकिन तभी एक पुलिस वाला आके उन्हें पकड़ लेता है। बिग मैन उसे मार पीट के वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो आदमी मरा नहीं था। इसी के कारण वो सारे लोगों को जाके इन्फॉर्म कर देता है कि एक बड़ा सा आदमी जो कि लास्ट मैन है उसने गद्दारी की है और साथ ही साथ एक हाइब्रिड बच्चा भी यहाँ पर है। गस के ट्रेन में चढ़ने से पहले ही बिग मैन और गस दोनों को ही पकड़ लिया जाता है और अब इन दोनों को लैब के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन रास्ते में इन दोनों की जान बच जाती है क्योंकि सारे पुलिस वालों को कोई मार रहा था। जब ये गैंग का लीडर बाहर आता है तो ये वही लड़की थी जिसे कि गस ने पहले भी बोला था कि तुम हमारे साथ चलो। और अब ये लीडर जिनके चेहरों पे कई सारे एनिमल वाले मास्क लगे हुए थे, वो गस और बिग मैन को अपने साथ बचा के ले जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे हम आर्मी के जनरल को देखते हैं जिसका नाम जनरल एबर्ट था। उसे कोई सोल्जर आके बताता है कि हमें वो मिल गई है। अब गाइस यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इन्हें कौन मिल गई है, ये हमें आगे पता चलता जाएगा। स्वीट टूथ के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे गस और बिग मैन को पुलिस वाले अपने साथ लेके कैंप में जा रहे थे, लेकिन तभी एक एनिमल ग्रुप आता है, यानी कि वही लड़की जो कि थोड़े टाइम पहले भी गस को मार्केट में मिली थी। इन्हीं सारे बच्चों के ग्रुप ने गस को बचा लिया था और साथ ही साथ जनरल एबर्ट भी किसी को ढूंढ रहे थे। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है, जहाँ पे शायद ये एनिमल ग्रुप बिग मैन को वहीं पे मार देता, लेकिन गस जाके उसे बचा लेता है और कहता है कि ये हमेशा से मेरे साथ रहा है, ये कोई बुरा आदमी नहीं है, इसे मत मारो। गस की बात सुनते हुए एनिमल ग्रुप की लीडर जिसका नाम बियर था, वो बिग मैन को छोड़ देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एमी पे। गाइस हम सभी लोगों ने देखा था कि एमी एक जू के अंदर रहने लगी थी और इसी के साथ उसने एक कैंपेन भी चलाया था जिसके अंदर वो हाइब्रिड बच्चों को अपने पास में सिक्योर रख सकती है। एक दिन एमी के पास में कॉल आता है कि कोई हाइब्रिड बच्चा एमी को देना चाहता है, लेकिन एमी ने अपना एक रूल बना रखा था कि कोई भी अगर हाइब्रिड बच्चा आएगा तो वो एक लोकेशन पे रख दिया जाएगा। एमी उसे वहाँ से अपने साथ ले जाएगी, लेकिन इस बार कॉल करने वाले ने एमी से उसकी लोकेशन पूछी थी। इससे साफ पता चलता है कि ये कोई फ्रॉड आदमी था जो कि हाइब्रिड बच्चों को एमी से चुराना चाहता था। एमी के साथ रहने वाली बच्ची भी अब काफी बड़ी हो चुकी थी, जिसके अंदर पिग के सिम्टम्स थे। एमी इस बच्ची के साथ में बहुत खुश रहा करती थी। ये दोनों साथ साथ में किसी मॉल में शॉपिंग करने भी जाया करते थे, लेकिन एक दिन इन्हें पता चलता है कि शायद इन्हें आसपास से कोई देख लेगा और इनके आसपास में लोग भी आने शुरू हो गए हैं। यह एनिमल ग्रुप के साथ में गस को और बिग मैन को उन्हीं के शेल्टर में लेकर आया जाता है। ये शेल्टर किसी किड हेवन से कम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे गेम्स थे। बच्चे यहाँ पे अपने एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीजें किया करते थे। गस ने ये चीजें पहली बार देखी थी। गस यहाँ पे वॉल्स के ऊपर एनिमल्स की ड्राइंग देखता है और वो बियर से पूछता है कि आखिर ये क्या चीजें हैं। तब बियर बताती है कि उसी ने इस ग्रुप को एस्टेब्लिश किया है, वो इस ग्रुप की सबसे पहली मेंबर है। जो भी यहाँ पर बच्चा आता है आर्मी में ज्वाइन होने के लिए, वो अपने सबसे फेवरेट कैरेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ करता है। इसी के कारण सारे बच्चे अपने अपने फेवरेट एनिमल का मास्क भी पहनते हैं। एक दिन के लिए गस को स्पेशल गेस्ट बनाया जाता है और अब सारे बच्चे अपने अपने पास की चीजें गस के लिए लेकर आते हैं। गस को यहाँ पर एक और 2-3 बच्चे दिखाई देते हैं जो कि कंप्यूटर के ऊपर काफी सारी चीजों को सर्च कर रहे थे। गस के पूछने पे बियर बताती है कि ये हमारे सबसे इंटेलिजेंट ग्रुप है जो कि किसी भी इंसान को कहीं से भी ढूंढ सकता है। इन्हीं लोगों ने तुम्हें भी ढूंढा है। गस जब ये बात सुनता है तो वो सबसे पहले एक ही चीज पूछता है कि तुम्हें पता है कि कोलोराडो कहाँ पर है? मैं वहाँ पर अपनी ममा को ढूंढ रहा हूँ। बियर गस को साइड में लेके जाती है और उससे उसकी ममा की तस्वीर लेके कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी ममा को ढूंढने के लिए, लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। इसी के साथ में बियर यहाँ पे गस को बिग मैन के बारे में भी पूछती है कि वो आखिर कौन है और तुम्हें कैसे मिला, और साथ ही साथ अपने बचपन के बारे में भी बताती है कि वो कैसे अकेली बड़ी
हुई हुई है। उसके पेरेंट्स काफी टाइम पहले ही मर चुके थे, जैसे कि गस के पापा भी मारे गए। बियर को गस की सिचुएशन काफी हद तक अपनी जैसी दिखाई दे रही थी। जिसके बाद सीन यहाँ पे डॉक्टर आदित्य पे शिफ्ट होता है। वो अभी भी रानी के साथ में बैठ के उन बुक्स को पढ़ रहा था जिससे कि वो क्योर निकाल सके, लेकिन अभी तक भी आदित्य को ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं पता चला था जिससे कि वो बिना हाइब्रिड्स को मारे ही इस वायरस का कोई भी एंटीडोट बना सके। आदित्य को क्लिनिक से एक कॉल आता है कि उसके लिए कोई डिलीवरी आई है। आदित्य जब बाहर जाता है तो उसे यहाँ नैन्सी मिलती है। आदित्य की ऐसी हालत देख के नैन्सी पूछ लेती कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है, और काफी दिन हो गए रानी भी घर से बाहर नहीं निकली है। तो आदित्य झूठ बोल देता है कि कल हम लोगों की एनिवर्सरी थी और वो बहुत थकी हुई थी इसलिए वो बाहर नहीं आई। नैन्सी इसी टाइम आदित्य के घर के बाहर वही फ्लावर्स देखती है जो कि उन लोगों के घर के बाहर रुकते हैं जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं। हम उस पूरी सोसाइटी को देखते हैं जहाँ पे कई सारे घर ऐसे भी थे जिन्हें पूरी तरीके से जला दिया गया था। ये सोसाइटी का रूल था कि अगर इस सोसाइटी में कोई भी इन्फेक्टेड हो जाएगा तो उस इंसान को उसी के घर में बांध के जला दिया जाएगा। लेकिन उन लोगों के घर के बाहर काफी सारे फ्लावर्स भी हम देख सकते थे। आदित्य ट्रिक्सी के ऊपर बैठ के अपने क्लिनिक पहुंचता है, जहाँ पे जब वो डिलीवरी रिसीव करता है तो शायद उसे लगा था कि उसे कोई हाइब्रिड मिल जाएगा और शायद वो एक और वैक्सीन बना पाएगा। रानी की तबीयत खराब होती जा रही थी इस कारण, लेकिन उस बॉक्स में कोई भी हाइब्रिड नहीं था। इसका मतलब था कि अभी आर्मी के पास में हाइब्रिड्स की कमी होती जा रही है। आदित्य यहाँ पे किसी तरह का सिग्नल देने के लिए एक रेड शॉट लगाता है। अब जब आदित्य घर पहुँच चुका था तो उसके घर के बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी, यानी कि नैन्सी आदित्य से बात करने के बावजूद भी सेटिस्फाइड नहीं थी। इसी के कारण वो रानी से मिलने के लिए घर में घुस गई। वो रानी के मुंह से सुनना चाहती थी कि रानी की तबीयत खराब है और वो इन्फेक्टेड है। आखिरकार बातों ही बातों में नैन्सी की आदित्य और रानी से फाइट हो जाती है। नैन्सी को पता चल चुका था कि रानी इन्फेक्टेड है, लेकिन ये बात अभी तक किसी को भी नहीं बताई गई है और ये बात नैन्सी सबको बाहर बता देगी। आदित्य और रानी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रानी की जो बीमारी है उससे वो वायरस अब तक किसी को नहीं फैला है। इस बात को तकरीबन 10 साल हो गए हैं, तो वो बात ये किसी को भी ना बताए और आदित्य जल्द से जल्द कोई क्योर भी ढूंढ लेगा। इसी के साथ सीन यहाँ पे एमी और उसकी बेटी पे शिफ्ट होता है। एमी ने इस बच्चे के टाइम पास के लिए उसे कई सारी चीजें दिखाई थी और साथ ही साथ हम घर में देख पाते हैं कि यहाँ पे और भी कई सारी स्पीशीज के मिक्स एक साथ में हाइब्रिड रहा करते थे। एमी उन सब का ध्यान रखती थी, लेकिन उन सब में से सिर्फ यही बच्ची थी जो कि ह्यूमंस की जैसी ज्यादा दिखाई देती थी। एमी ने इसे भी काफी सारे रूल सिखा रखे थे। एक दिन हम देखते हैं कि यही बच्चे डिनर के बाद में अपना कुछ बचा हुआ खाना प्लांट्स में जाके डाल देती है। रात होने पे एमी इस बच्ची को अपने साथ में ही रखती है, लेकिन तभी इन लोगों को कुछ आवाज आने लगती है जैसे कि कोई इनके घर के अंदर घुस गया है। एमी बुरी तरीके से डर चुकी थी, अपने हाथ में गन ले लेती है क्योंकि उसके पास भागने का भी कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं था। लेकिन झाड़ियों से निकल के आता है एक और छोटा सा हाइब्रिड। असल के अंदर ये इस बच्ची का दोस्त था जिसका नाम बॉबी था। ये भी एक हाइब्रिड ही है और इस बच्ची के कहने के कारण एमी अब इसे भी अपने साथ ही रख लेती है। सीन यहाँ एनिमल ग्रुप के अंदर शिफ्ट होता है क्योंकि गस ने पूछा था कि आखिर बिग मैन इस टाइम पे कहाँ है। गस यहाँ बिग मैन से मिलने के लिए आता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ के बच्चों ने बिग मैन को बहुत परेशान किया है और टॉर्चर भी किया है। ये बच्चे मिलके बिग मैन को मारने भी वाले हैं। बियर गुस्से में आ जाती है और वो चाहती थी कि बिग मैन गस को सारी सच्चाई बताए कि आखिर वो किस तरीके का इंसान है, लेकिन बिग मैन गस से काफी ज्यादा अटैच हो चुका था। इसी कारण वो गस को प्रोटेक्ट कर रहा था और वो बता भी नहीं पाता कि आखिर उसने क्या किया है अपने पास्ट में। लोगों को मारने के लिए यहाँ पर एक अलग सी जगह बनाई गई थी, खास करके यहाँ पे लास्ट मैन को मारा जाता था अगर कोई पकड़ा जाता है तो। सारे बच्चे एक साथ में इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए आसपास में खड़े थे। एक कंटेनर के अंदर एक टाइगर को रखा गया था और प्लान यही था कि उस टाइगर को बिग मैन के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन गस ऐसा करने से साफ मना कर देता है और बियर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसे छोड़ दो, उसने आज तक कुछ बुरा नहीं किया है, उसने हमेशा मेरी हेल्प भी की है, वो मुझे मेरी मॉम तक लेके जा रहा है। ये सारी बातें बियर अंडरस्टैंड कर लेती है, लेकिन बियर जब उसे रोकने वाली थी तो टाइगर नाम की लड़की उस कंटेनर को ओपन करवा देती है और कहती है कि ये आदमी बहुत बुरा है और हम इसे मार के ही रहेंगे। उस कंटेनर में से जैसे ही टाइगर बाहर आता है तो गस कूद के बिग मैन के सामने चला जाता है, मानो कि गस उस टाइगर से आई कांटेक्ट कर पा रहा है और उसे समझा रहा है कि तुम्हें बिग मैन को नहीं मारना है। अब बियर के मना करने के बाद में टाइगर वहाँ खुद को इस ग्रुप का नया लीडर बना देती है। देखते ही देखते दोनों तरफ से ग्रुप के मेंबर्स आपस में झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। इस बीच के अंदर गस और बिग मैन तो यहाँ से चले जाते हैं। सेम टाइम पे हम आदित्य को देखते हैं जो कि नैन्सी को इस टाइम पे रोक ही रहा था कि आप प्लीज बाहर मत जाइए, किसी को भी मत बताइए, लेकिन नैन्सी यहाँ ट्रिक्सी के बिल्कुल सामने खड़ी थी और ट्रिक्सी नैन्सी को बहुत बुरी तरीके से मारती है। अब इस चीज को देख के हम कह सकते हैं कि जानवर कितने वफादार होते हैं। हालांकि इसमें किसी का कोई इंटेंशन नहीं था नैन्सी को मारने का और न ही किसी का कसूर था, लेकिन फिर भी नैन्सी मारी जाती है। अब ये बात किसी को ना पता चले, इसी के कारण आदित्य और रानी नैन्सी को उठा के अपने घर में ले आते हैं और इसी के साथ गाइस इस शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। स्वीट टूथ के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे आदित्य और रानी नैन्सी को समझा रहे थे और इसी बीच ट्रिक्सी के कारण नैन्सी की मौत हो जाती है। गस और बिग मैन भी एनिमल ग्रुप से भाग गए
थे। इन्हीं सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है, जहाँ पे गाइस हम डॉक्टर बेल को देखते हैं। उन्होंने अपने क्लिनिक के अंदर ये एप्लीकेशन दे के लीव किया था कि उन्हें कैंसर है और इसके साथ में कई बीमारियां हैं, लेकिन ये सारी चीजें डॉक्टर बेल ने झूठ कही थी। डॉक्टर बेल को भी पता था कि जिस तरीके का वो काम कर रही है आगे जाके वो जरूर किसी मुसीबत में फंसेंगी। वो अपने घर पे अच्छे से रह रही थी, हालांकि इस टाइम पे वो अकेली ही थी, लेकिन बिल्कुल ठीक भी थी। तब यहाँ पे जनरल एबर्ट की एंट्री होती है और वो डॉक्टर बेल से उस बुक के बारे में बात करते हैं जो कि डॉक्टर बेल ने 10 सालों के अंदर लिखी है, यानी कि उसके अंदर वैक्सीनेशन हो सकता है या फिर इस वायरस के एंटीडोट का क्योर भी हो सकता है। डॉक्टर बेल कहती है कि ये सब कुछ मैंने आगे अपने नए डॉक्टर को हैंडओवर कर दी है, उसके अंदर क्योर भी लिखा है, लेकिन अभी तक भी इस वायरस को खत्म करने की कोई भी चीज मैं नहीं बना पाई हूँ। डॉक्टर एबर्ट ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि डॉक्टर बेल ने उस जगह से क्यों लीव लिया है। डॉक्टर बेल भी अपने साथ में काफी सारे एंटीडोट लेकर आई थी ताकि अगर फ्यूचर के अंदर उन्हें कोई वायरस हो तो वो खुद की जान तो बचा ही सकती है। जाने से पहले जनरल एबर्ट डॉक्टर बेल से उस डॉक्टर के बारे में पूछते हैं कि नया डॉक्टर कौन है। असल के अंदर तो वो डॉक्टर आदित्य था और ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में जनरल एबर्ट के सोल्जर्स डॉक्टर बेल को मार देते हैं। यहाँ हम बिग मैन को देखते हैं जो कि गस को थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन गस कहता है कि थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि इतने टाइम तक तुमने भी मेरी जान बचाई है और मुझे जिंदा रखा है। इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और ये लोग अब आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी इन्हें बियर मिलती है। असल के अंदर बियर ने भी वो एनिमल ग्रुप छोड़ दिया था क्योंकि जिस ग्रुप को उसने एस्टेब्लिश किया था उसी ग्रुप के मेंबर अब उसके खिलाफ हो चुके थे। वो गस के पास आके उसी की इन्फॉर्मेशन देती है और कहती है कि ये मेरे दोस्तों ने तुम्हारे लिए पता लगाया है कोलोराडो के अंदर ये वो एड्रेस है जहाँ पे तुम्हें तुम्हारी मम्मा मिल सकती है, लेकिन वो एड्रेस भी अभी आधा था। बिग मैन कोलोराडो की जगहों को जानता था, इसी कारण वो कह रहा था कि ये पूरा एड्रेस नहीं है, लेकिन बियर कहती है कि मुझे जितना मिल गया है वही बहुत है, आगे जाके तुम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। बियर भी अब यहाँ से खुद का रास्ता अलग कर चुकी थी, लेकिन जाना उसे भी ट्रेन के ट्रैक पे ही था। तब गस जिद करता है और कहता है कि तुम हमारे साथ में चलो और हमें शॉर्टकट रास्ता बताओ। बिग मैन इस चीज के लिए हाँ नहीं करता, लेकिन गस की बहुत ज्यादा प्लीज 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 कहने पे अब बिग मैन को भी हाँ करना पड़ता है कि वो लोग बियर के बताए हुए शॉर्टकट रास्ते से ट्रेन को पकड़ेंगे ताकि ये लोग कोलोराडो पहुंच सके। ये लोग चलते चलते बहुत दूर तक आ चुके थे, लेकिन इनके रास्ते के अंदर एक और वैली पड़ती है जो कि सौरो वैली थी। इसका मतलब था ऐसी दुख की घाटी जिसके आसपास जाने से इंसान इन्फेक्टेड हो सकता था। बियर बताती है कि लोग तो यही कहते हैं कि जो लोग भी इस वायरस से मरे थे आर्मी ने आके उन सभी लोगों को यहाँ दफना दिया था, इसी के कारण ये फ्लावर्स यहाँ पे उग गए हैं। अब गाइस ये तो हमें पता है कि जो भी इन्फेक्टेड होता है ये फ्लावर्स वहीं पे उगते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी लोग इन्फेक्टेड थे इसी के कारण ये फ्लावर भी उसी इन्फेक्शन से यहाँ पे उग गए हैं। अगर गलती से भी कोई इसके अंदर गिर गया तो समझो वो एक ही सेकंड के अंदर इन्फेक्टेड हो जाएगा। लेकिन इस वैली को पार करने के लिए बहुत सकड़ा सा बहुत छोटा सा एक ब्रिज था जिसे सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही पार कर सकते थे। ये चीज देख के बिग मैन बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बियर ये तुमने जान करके किया है ताकि तुम लोग तो चले जाओ और मैं यहीं पे रह जाऊं। बियर और बिग मैन की अच्छी खासी फाइट हो जाती है। गस समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज मत लड़ो और जब ये दोनों नहीं मानते तो गस अकेला ही उस ब्रिज के ऊपर चला जाता है। ये दोनों बड़े थे और इन्हें पता था कि ब्रिज किसी भी वक्त टूट सकता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नाजुक था और आगे जाने के बाद सीधा गस नीचे गिरता है और उसी टाइम पे बेहोश भी हो जाता है। अब वो यहाँ पे फ्लावर्स की स्मेल से बेहोश हुआ था या फिर काफी ऊंचाई से गिरने से बेहोश हुआ था, लेकिन वो बस बेहोश हो गया। यहाँ हम एमी की बेटी को देखते हैं जो कि इस टाइम भी अपने दोस्त बॉब के साथ में खेल रही है, लेकिन इस टाइम तक वेंडी भी काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वेंडी के साथ में खेलने वाला कोई भी नहीं था। वेंडी को लगता था कि वो इस दुनिया में सबसे अलग है। तब एमी आके उसे समझाती है कि हाँ तुम सबसे अलग हो, लेकिन तुम सबसे प्यारी हो, सबसे समझदार हो, तुम ह्यूमन से काफी ज्यादा मिलती जुलती हो, तुम्हारे आसपास बाकी बच्चे नहीं हैं, लेकिन तुम बहुत ज्यादा स्पेशल बच्ची हो और कुछ भी करके वेंडी को अपनी जान हमेशा बचा के रखनी है, फिर चाहे एमी उसके साथ आगे तक रहे या फिर न रहे, और आगे जाके उसे हाइब्रिड्स का भी ध्यान रखना है। हम यहाँ पे देखते हैं कि एमी बॉबी को अपना कोई काम करवाती है। अब ये क्या काम था ये तो गाइस हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हम गस को देखते हैं जो कि खुद के सपने के अंदर वापस से फॉरेस्ट में ही जाता है। फॉरेस्ट के अंदर उसे एक घर दिखाई देता है जिसके बाहर एक मेल बॉक्स था और आगे जाने के बाद उसे अपने पापा मिलते हैं। वो पापा से बात करता है और कहता है कि मुझे आपकी बहुत याद आती है। पापा भी कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे हो। अब जब तुमने अपने रूल्स तोड़ ही दिए हैं और घर से बाहर चले ही गए हो तो बस एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है, तुम्हें रुकना नहीं है, अपना खुद का ध्यान रखना है। गस बेचारा चिल्लाता रहता है कि पापा मुझे आपके साथ ही रहना है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, लेकिन गस को तो जाना था क्योंकि वो बस एक सपना था। गस यहाँ पे अपने सपने के अंदर एक मिरर भी देखता है जहाँ उसे अपने फादर भी दिखते हैं, लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सा डिस्ट्रॉय वाला सीन भी दिखाई देता है क्योंकि पीछे जनरल एबर्ट भी थे। यहाँ गस अभी भी अपने पापा को देख के जोर जोर से चिल्ला ही रहा था ताकि वो उन्हीं के साथ यहाँ सेफ्टी से रह सके। असल के अंदर अब यहाँ
पे बिग मैन और बियर दोनों एक साथ में आ चुके थे, एक दूसरे को अच्छी तरीके से कवर करके, ताकि इन प्लांट्स की स्मेल इन दोनों को इन्फेक्टेड ना करे। वो गस को उठा के यहाँ से भाग जाते हैं और आगे जाने के बाद गस को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि गस एक हाइब्रिड था और हाइब्रिड कभी भी इन्फेक्टेड नहीं हो सकते हैं। लेकिन गस यहाँ पे बिग मैन और बियर की फाइट को भी बंद करवा देता है और उन दोनों में भी दोस्ती करवा देता है। हम यहाँ पे डॉक्टर आदित्य को देखते हैं, जिनकी सोसाइटी के लोग आके डॉक्टर आदित्य से पूछते हैं कि क्या आपने नैन्सी को देखा है, वो काफी दिनों से नहीं मिल रही है। तो आदित्य बोलता है कि नहीं, मैंने भी उन्हें लास्ट पार्टी के बाद में अब तक नहीं देखा है, क्या उनके साथ में कुछ हुआ है। लेकिन आदित्य के घर के बाहर फ्लावर देख के इनका नेबर बोलता है कि शायद तुम्हें इन्हें जला देना चाहिए। घर के अंदर जब रानी को पता चलता है कि सब लोग नैन्सी को ढूंढ रहे हैं तो उसे भी बहुत बुरा लगता है और उसे लगता है कि शायद ये काम इन दोनों को मिलकर जल्द ही खत्म करना चाहिए। यहाँ रानी की भी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसी के कारण वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही थी और अब ये दोनों ही एक साथ में क्लिनिक जाते हैं ताकि इस बार तो आदित्य किसी हाइब्रिड के ब्लड से रानी के लिए कोई वैक्सीनेशन बना सके। लेकिन यहाँ पे उन्हें कोई भी हाइब्रिड नहीं मिलता है। हमें यहाँ पता चलता है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर आदित्य और रानी ने नैन्सी को रख रखा है ताकि उसकी बॉडी खराब ना हो जाए। और इतनी ही देर के अंदर यहाँ पे इनकी सोसाइटी के सारे मेंबर्स आ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को कहीं ना कहीं शक था कि आदित्य और रानी ने ही नैन्सी को मारा है। तब यहाँ पे आदित्य झूठ बोल जाता है कि असल के अंदर नैन्सी भी इन्फेक्टेड हो गई थी और हम लोग कब तक लोगों को ऐसे ही जलाते रहेंगे। मैं अपनी आंखों से ऐसे लोगों को जलता हुआ नहीं देख सकता था, इसी के कारण नैन्सी को हमने साइड में रख दिया। लेकिन कुछ ही देर के अंदर रानी के सिम्टम्स इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं उसके ऊपर कि वहाँ पे खड़े हर एक इंसान को पता चल जाता है कि रानी भी इन्फेक्टेड है। सभी अपना मास्क पहन लेते हैं और उन दोनों को ही पकड़ लेते हैं। अब जैसा सबके साथ हुआ था वैसा ही आदित्य और रानी के साथ में भी होने वाला था। उन दोनों को चेयर पे बिठा के बांध दिया जाता है उन्हीं के घर में। गस और बिग मैन को भी रेलवे ट्रैक मिल चुका था। इसी के साथ में एमी को पता चलता है कि उसे लास्ट मैन और सोल्जर्स ने ढूंढ लिया है, क्योंकि उसके घर के बाहर लगी जाली के ऊपर पिंक रिबन थे जो कि किसी तरीके के निशान थे। अब यहाँ सारे सोसाइटी के मेंबर्स आके आदित्य और रानी के घर को बुरी तरीके से जला देते हैं। घर जल रहा था, ये दोनों अपने आखिरी मोमेंट्स में एक साथ थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के कि अब जो भी होगा ये दोनों साथ ही देखेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स आते हैं, बाहर गोलियां चलने की आवाजें आती है और इस पूरी आग को बुझा दिया जाता है और उनमें से निकल के आता है जनरल एबर्ट। अब जब उसे आदित्य के बारे में पता चल चुका था कि यही वो इंसान है जो कि वैक्सीनेशन बना सकता है, तो वो आदित्य की जान बचा लेता है और पूछता है कि आदित्य तुम ही हो ना। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। स्वीट टूथ के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे डॉक्टर आदित्य और उनकी वाइफ रानी को इन्फेक्टेड होने के कारण उन्हीं के घर में बांध के जलाया जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे जनरल एबर्ट पहुँच जाते हैं और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है। इस टाइम पे हमें गस दिखाया जाता है जो कि ट्रेन की तरफ काफी तेजी से भाग रहा था। असल के अंदर इनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी ट्रेन पे चढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी भागते भागते ये तीनों ही ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। गस और बियर तो बच्चे थे, इसी कारण ये स्पीड से चढ़ गए थे। लेकिन बिग मैन अब थोड़ा बूढ़ा हो गया था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि बिग मैन एक स्पोर्ट पर्सन था और उसकी वो स्पीड आखिर कहाँ पे जाएगी। ट्रेन में चढ़ने के बाद इन्हें बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे काफी सारा सामान भी दिखाई देता है। हालांकि इस लास्ट कंपार्टमेंट में कोई आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखभाल करने के लिए अगर कोई आया तो ये सारे पकड़े जाएंगे। असल के अंदर एक पैसेंजर ट्रेन नहीं बल्कि एक माल गाड़ी थी। दूसरी तरफ एबर्ट यहाँ पे डॉक्टर आदित्य के पूरे घर के अंदर वही बुक ढूंढ रहा था जो कि डॉक्टर बेल ने आदित्य को दी थी। वो बुक मिलने के बाद में अब डॉक्टर आदित्य का कोई काम नहीं था। डॉक्टर आदित्य को पता था कि जनरल एबर्ट उसे जरूर उसे मरने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन तभी वो एबर्ट को कहने लगता है कि मुझे मत मारो, अगर मैं मर गया तो तुम्हारा कोई भी काम नहीं हो पाएगा, दुनिया में कोई भी इस एंटीडोट को नहीं ढूंढ पाएगा। मैं अभी तक इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और मुझे इसका एंटीडोट मिल चुका है, तो अगर तुमने मुझे मार दिया तो शायद तुम कभी नहीं बच पाओगे इस वायरस से। अब ये सारी बातें डॉक्टर आदित्य ने खुद की और खुद की वाइफ की जान बचाने के लिए जनरल एबर्ट से बोल दी थी, जबकि अभी तक भी डॉक्टर आदित्य के पास में इस वायरस का कोई एंटीवायरस नहीं था। यहाँ हम गस और बियर को देखते हैं जो कि आराम से बैठ के यहाँ पे नजारे देख रहे थे कि कैसे ये जल्दी कोलोराडो पहुँच जाएंगे। और अभी भी गस को पूरी होप है कि उसकी माँ जिंदा होगी, लेकिन ये बात बियर और बिग मैन को अच्छी तरीके से पता थी कि शहर के अंदर लोग बचे ही नहीं है, सब लोग मर गए हैं, तो उसके अंदर भला गस की माँ कैसे जिंदा हो सकती है। लेकिन फिर भी ये लोग गस की उम्मीद नहीं तोड़ते हैं। गस बहुत खुश था अपने घर जाने के लिए और तभी यहाँ पे इनको किसी के चलने की आवाज आती है। बिग मैन, बियर और गस दोनों को छुपने के लिए कहता है। एक जिमी नाम का आदमी जो कि इस मालगाड़ी के अंदर काम करता था वो निकल के बाहर आता है और तभी बिग मैन उसके ऊपर अटैक कर देता है। इन दोनों के बीच में बहुत बुरी वाली फाइट होती है। गस और बियर तो खुद की जान बचा रहे थे, वहीं पे बिग मैन जिमी से फाइट कर रहा था। लेकिन आगे जाने के बाद में बिग मैन को पता चलता है कि जिमी तो उसका बहुत पुराना दोस्त है। ये दोनों साथ में गेम खेला करते थे और दोनों नेशनल प्लेयर्स थे। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं कि दोनों जिंदा हैं, दोनों ठीक है, आखिर इनके परिवार वाले कहाँ हैं। और तभी इनकी बातों में इन्हें पता चलता है कि यहाँ से गस गायब हो चुका है, क्योंकि कुछ
ही टाइम पहले गस ने बियर को कहा था कि उसके पास जो टॉय है जो कि उसके पापा के शौक से बना है वो उससे बहुत प्यार करता है और काफी देर हो गई थी गस को अपना टॉय नहीं मिला था। हो सकता है कि उसी टॉय को ढूंढने के लिए गस यहाँ से चला गया हो। दूसरी तरफ हम एमी को देखते हैं जो कि वेंडी के साथ और काफी सारे हाइब्रिड्स के साथ में भी खड़ी थी। वेंडी देख चुकी थी अपने कैमरा से कि काफी सारे लास्ट मैन और सोल्जर उसके घर के आसपास आने लग गए हैं, यानी कि वो अब अपनी बेटी के साथ में यानी वेंडी के साथ में इस घर में रह ही नहीं सकती। वो वेंडी को काफी सारी चीजें समझाती है और कहती है कि बस तुम्हें सबका ध्यान रखना है और आगे बढ़ते जाना है। वेंडी एमी से पूछती कि आप कब आएंगी, तो एमी बताती है कि तुम बस यहाँ से जल्दी निकल जाओ, सेफ जगह पे पहुँच जाओ और मैं वहाँ पे आ जाऊंगी तुम लोगों को बचाने के लिए। यहाँ डॉक्टर आदित्य और रानी अपना सारा सामान पैक कर रहे थे, जो जितना जल्दबाजी में ले सकते थे ये वही सामान लेते हैं। रानी आदित्य से कहती है कि तुमने आखिर झूठ क्यों बोला। आदित्य कहता है मेरे पास में और क्या ऑप्शन था, तुम खुद बताओ। मैं अगर नहीं कहता तो वो हम दोनों को मार देता और मैं अभी भी उस फॉर्मूला पे काम कर रहा हूँ। मैं उस फॉर्मूला पे काम वायरस को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी जान बचाने के लिए करूँगा, तो शायद एक दिन जरूर मुझे इस चीज का क्योर मिल जाएगा। ये दोनों ही अपनी कोई पुरानी मेमोरी देखते हैं कि कैसे ये दोनों इस सिचुएशन के अंदर फंस गए, लेकिन फिर भी दोनों साथ है। जो काम अब तक आदित्य ने नहीं किया था, एबर्ट के कहने पे उसे वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक भी आदित्य ने किसी हाइब्रिड के ऊपर काम नहीं किया था। उसने सिर्फ और सिर्फ जो चीजें डॉक्टर बेल की बुक में लिखी हुई थी वही चीजें पढ़ी है। इसलिए डॉक्टर आदित्य खुद काफी ज्यादा घबराए हुए थे कि वो ये काम आखिर कैसे करेंगे। रानी उसे समझाती है कि वो ये काम कर लेगा। यहाँ आगे हम देखते हैं कि बिग मैन, जिमी और बियर गस को उस पूरी ट्रेन के अंदर ढूंढते हैं, लेकिन इन्हें गस मिलता ही नहीं है। और तभी एकदम से गस इन्हें मिलता है जो कि खुद के टॉय के बिना आया था। बिग मैन डर जाता है और गस को मना करता है कि अब तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे। गस अपनी आंखों से एक बहुत बड़ा लेक देखता है और तब इन्हें पता चलता है कि कोलोराडो में ये लोग पहुँच चुके हैं। जिमी यहाँ पे गस के बारे में कहता है, उसे लगता है कि गस बिग मैन का बेटा है, लेकिन तब बिग मैन बताता है कि वो उसका बेटा नहीं है। ये लोग जब आपस में बात कर ही रहे थे तो गस यहाँ पे जिमी को अपनी मॉम की पिक्चर भी दिखाता है और बताता है कि हमें कोलोराडो में जाना है। पिक्चर के पीछे बने एरिया को देख के जिमी पहचान जाता है कि इस एरिया का नाम गोक्रो है, पूरा नाम गॉस क्रॉस है। उस एरिया की डिटेलिंग जिमी यहाँ बिग मैन को बता देता है कि कैसे कैसे इन्हें कोलोराडो के अंदर किस जगह पे पहुँचना है। इनकी बातों के अंदर इन्हें कुछ आवाजें आने लगती है, क्योंकि इस पूरी गाड़ी के अंदर लास्ट मैन भरे हुए थे। बिग मैन यहाँ पे बच्चों को कहता है कि तुम लोगों को कूदना पड़ेगा, लेकिन बच्चे बिग मैन के बिना नहीं जाते हैं। तब जिमी कहता है कि तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए, मैं पीछे से सब कुछ संभाल लूंगा। जब बिग मैन शीशे के अंदर से दूसरी तरफ देखता है तो उसे गस का वही टॉय दिखाई देता है। बिग मैन को तो वैसे भी यहाँ से भागना था, लेकिन वो गस का टॉय लिए बिना नहीं जा सकता। इसी कारण वो दूसरी तरफ कैप पहन के जाता है ताकि सबको लगे कि वो लास्ट मैन है। कुछ ही देर के अंदर सारे लास्ट मैन उसे पहचान जाते हैं कि ये उन लोगों में से नहीं है। गस को अब जब उसका टॉय मिल चुका था तो वो और बियर कैसे तैसे करके उस ट्रेन से कूद जाते हैं और लास्ट में बिग मैन को भी कूदना पड़ता है। आखिर में जिमी बचता है और वो इन सारे लास्ट मैन से बुरी तरीके से पिट जाता है। इसी के साथ हम वेंडी को देखते हैं। एमी ने यहाँ पर बॉबी को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया था ताकि वो अपने सारे हाइब्रिड दोस्तों के साथ में नीचे के अंदर एक सुरंग ढूंढ ले और उस सुरंग के जरिए ये लोग एक सेफ सी जगह पे पहुँच जाए। अब वेंडी इन सारे हाइब्रिड्स को लीड करती है। एमी बस यही चाहती थी कि वेंडी अपनी जान बचाए, वो बस इन लोगों के हाथों मर ना जाए। और आखिर में वेंडी एमी को गुड बाय करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम डॉक्टर आदित्य को और रानी को देखते हैं जिनके पूरे फेस को कवर कर रखा था ताकि इन्हें पता न चले कि इन्हें कहाँ लेकर आया गया है। असल के अंदर इन दोनों को जू लेके आया जा रहा था जहाँ पर इन्हें काफी सारे हाइब्रिड्स मिलने वाले थे और वो हाइब्रिड गाइस एमी के ही हाइब्रिड हैं, क्योंकि अब पता चल ही चुका था कि एमी ने कई सारे हाइब्रिड्स को रख रखा है और अब एक्सपेरिमेंट्स के लिए जब हाइब्रिड चाहिए थे तो डॉक्टर को उसके पेशेंट के पास ही लेकर आया जाता है। यहाँ पे ट्रिक्सी अभी भी आदित्य का पीछा नहीं छोड़ रही थी। जैसे जैसे आदित्य आगे बढ़ता जा रहा था तो ट्रिक्सी भी उनके पीछे पीछे ही थी। एमी के पूरे घर को घेर लिया गया था और उसे लास्ट वार्निंग दी जाती है कि यहाँ से बच्चों को बाहर भेज दो। सेम टाइम पे हम देखते हैं कि बिग मैन, बियर और गस एक साथ में कोलोराडो पहुँच चुके थे ट्रेन से कूदने के बाद और आगे बढ़ते हुए गस को रास्ता भी दिखाई देता है। इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। स्वीट टूथ के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे डॉक्टर आदित्य को और रानी को हाइब्रिड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने साथ ले गए थे। एमी ने अपने पास जितने भी हाइब्रिड बच्चे थे उन्हें एक टनल के जरिए अपनी जान बचाने के लिए भेज दिया था। साथ ही साथ गस को वही घर मिल गया था, यानी कि जिसकी तलाश में वो था, बर्डी का घर। इन्हीं सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है। गाइस अब ये पूरा एपिसोड पास्ट के ऊपर बनाया गया है कि आखिर ये इतनी सारी चीजें स्टार्ट कैसे हुई। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें अलास्का दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे साइंटिस्ट किसी चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक ऐसी चीज जिसके अंदर ये नया जीवन खोज सके। अर्थ के ऊपर जानवर और ह्यूमंस ये दो चीजें तो है ही, लेकिन इसके अलावा क्या ऐसी चीजें ये लोग ढूंढ सकते हैं जो कि दुनिया के लिए वरदान और इसके साथ में उनकी मौत का कारण भी बन सके। अलास्का के एक्सप्लोर के अंदर जिस चीज का एक्सपेरिमेंट ये लोग करना चाह रहे थे वही चीज
चीज इन्हें मिल जाती है। इन्हें काफी सारे ऐसे माइक्रो पार्टिकल्स मिलते हैं जिससे कि ये एक नई चीज बना सकते हैं। सीन आगे बढ़ता है और कोलोराडो की एक बहुत बड़ी रिसर्च कंपनी जिसका नाम फोर्थ रिसर्च लैब था उसके ऊपर आता है। यहाँ पे हम पबा को देखते हैं जो कि इस रिसर्च लैब के अंदर एक स्वीपर का काम करते थे। वो रोज आते थे और यहाँ की हर एक चीजों को देखा करते थे, मानो उनका रूटीन बिल्कुल सेम हो। अपना काम करना, उसके बाद में एक क्लब में जाना, वहाँ पे बियर पीना और घर जाने के बाद वापस से सेम रूटीन। पबा यहाँ पे इस लैब के अंदर कई सारी चीजें नोटिस भी कर रहे थे कि कैसे यहाँ पे कई सारी मुर्गियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। मुर्गियों के साथ में जो उनके अंडे रखे गए हैं, अंडों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। पबा अपनी लाइफ के अंदर अकेले थे, उनके साथ में इस टाइम कोई नहीं रहता था और वो एक्साइटेड भी थे यहाँ के लैब वालों की बातें सुनने के लिए। एक बार उन्होंने लैब वालों का झगड़ा भी सुना था जो इन्हीं माइक्रो पार्टिकल्स को लेकर हुआ था। इसी के साथ हम बर्डी को देखते हैं। बर्डी इस लैब के अंदर एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी और ये प्रोजेक्ट बर्डी का ही था। लैब में झगड़ा होने के बाद वो उसी क्लब के अंदर आके बैठती है जहाँ पर हमेशा पबा आया करते थे। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और इन दोनों के बीच में बातें भी स्टार्ट हो जाती है। बर्डी इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी कि वो जिसके साथ में भी बैठी है उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, वो बस अपना टाइम अच्छे से एंजॉय करना चाहती थी। ये दोनों बहुत मजे करते हैं, खेलते हैं, बहुत सारी ड्रिंक करते हैं और बातें करने लगते हैं। पापा कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप लोग आखिर लैब में क्या बातें कर रहे थे, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग किस चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तब यहाँ पे बर्डी काफी सारी चीजें बता देती है कि ये लोग कुछ टाइम पहले एक ऐसे सीक्रेट मिशन पे गए थे जिसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी पापा ने कहा कि इस लैब के अंदर कुछ लोग अलास्का गए थे, इसका मतलब है कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट अलास्का से ही जुड़ा हुआ है। बर्डी इस बात पे हंसती और आगे बोलने लगती है कि हमने जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया है उसके अंदर हमने इंसानों और जानवरों के पार्टिकल्स को मिला दिया है। इससे एक नई जनजाति, एक नई प्रजाति बनेगी। वो एक वरदान की जैसे होगी जो कि कई सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अभी भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। अगर ये गलती से इसके फॉर्मूले कोई गलत हाथों में लग गए तो ये पूरे जनजाति को बर्बाद भी कर सकता है, क्योंकि अगर छोटी सी भी चीज अगर इधर से उधर हुई तो ये वायरस में भी बदल सकती है, और ऐसा वायरस जो कि हर किसी को बर्बाद कर देगा। इसका मतलब साफ था कि बर्डी और उसके साथ वाले लोगों ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, एक ऐसे बच्चे को बना दिया था जिसके अंदर इंसान के साथ में जानवरों की भी कोई ना कोई माइक्रो पार्टिकल्स है। इसी के कारण बच्चे के अंदर जानवरों की कई सारी चीजें एक साथ शामिल हैं। ऐसे बच्चों को ही हाइब्रिड बच्चे कहा गया। लेकिन जब इन्हीं के एक्सपेरिमेंट में हल्की सी कोई गलती हो गई, इसी के कारण H5G9 वाला वायरस भी आ गया था। लेकिन आखिर वो वायरस इतने सारे लोगों में स्प्रेड कैसे हुआ, ये गाइस अब भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जिसके बाद हम गस, बिग मैन और बियर को देखते हैं जो कि एक अबेंडन से घर के बाहर काफी सारी चॉकलेट्स खा रहे थे। इन दोनों को ये पता था कि कुछ ही देर के अंदर गस की सारी होप टूटने वाली है, क्योंकि जिसे गस ढूंढ रहा है वो शायद जिंदा भी ना हो। दूसरी तरफ अब जब बर्डी घर जा रही थी तो पबा उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक गए थे और बर्डी ने पबा को कॉफी के लिए इनवाइट भी किया। पबा यहाँ पे इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड और काफी चीजें जानना चाहते थे और बर्डी भी ये सारी चीजें उन्हें बताती जा रही थी। इन दोनों की बातें बहुत अच्छी चल रही थी और ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुके थे। और उसी टाइम पे बर्डी को एक कॉल आता है कि उसकी सारी रिसर्च को बैन कर दिया गया है। मिलिट्री वालों ने आके उस लैब को पूरी तरीके से सील कर दिया है और सारे एक्सपेरिमेंट वो लोग लेके जा रहे हैं। बर्डी को इस बात पे पहले ही भरोसा था कि अगर वो एक्सपेरिमेंट किसी के भी हाथ लग गया तो इससे बहुत कुछ बुरा हो सकता है। वो खुद के एक्सपेरिमेंट को बचाने के लिए पबा के साथ ही भागती है। इस टाइम तक बर्डी के पास में चाबियां नहीं थी, लेकिन पबा के पास थी। दूसरी तरफ फाइनली गस एक घर के बाहर खड़ा था और दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने लगता है इस होप के अंदर कि उसकी मॉम बर्डी घर से बाहर निकलेगी। लेकिन उस घर से बाहर एक जूडी नाम की लेडी बाहर निकलती है और गस उससे पूछता है कि क्या मेरी मॉम अंदर ही है। सेम टाइम पे सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे पबा और बर्डी दोनों लैब के अंदर पहुँचते हैं। सीन वापस ही प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और गस यहाँ पे अपनी माँ बर्डी के बारे में बात करने लगता है। जूडी यहाँ पे बोलने लगती है कि बर्डी उसकी बहन की जैसे थी, ये दोनों साथ में काम किया करते थे। इन दोनों ने लैब में कई समय एक साथ बिताया और काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी साथ साथ किए। लेकिन एक दिन वो किसी को ढूंढने के लिए अपना बैग वैग सब कुछ बांध के चली गई, ना उसने कुछ बताया कि वो कहाँ गई है। और मैं भी बहुत बुरी कंडीशन में थी, मैंने भी अपने फैमिली वालों को खो दिया था। तब उसने मुझे सहारा दिया और उसके बाद से मैं यहीं रहने लग गई। जूडी को भी नहीं पता था कि ये हाइब्रिड बच्चा बर्डी को ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा और आखिर ये बर्डी को ढूंढ ही क्यों रहा है। एक बार के लिए तो बर्डी काफी ज्यादा होपलेस हो जाता है, लेकिन तब जूडी कहती है कि शायद तुम्हें कुछ चीजें जानने की जरूरत है। और उसके बाद ये सभी स्टोर रूम की तरफ जाते हैं। यहाँ पास्ट के अंदर हम बर्डी को देखते हैं जो कि काफी सारे पुलिस वालों से छुपते छुपाते हुए पबा के साथ में अपने ऑफिस तक पहुँच रही थी। प्रेजेंट के अंदर गस को समझ नहीं आता कि आखिर उसे स्टोर रूम में क्यों भेजा गया है और तभी उसे एक फाइल दिखाई देती है जिसके ऊपर फोर्ट रिसर्च लैब लिखा हुआ था, सेम जो कि बर्डी के घर के अंदर एक सर्टिफिकेट पे लिखा था और सेम वही नाम उसे अपने पबा के एक एंट्री कार्ड पे भी मिला था। गस को लगता है कि उसके मॉम और डैड एक साथ काम भी किया करते थे और उसके पापा एक साइंटिस्ट भी हैं। तब जाके इन्हें
हमें एक फाइल मिलती है जिसके ऊपर GUS लिखा था। इसका मतलब था जेनेटिक यूनिट सीरीज। यह असल के अंदर एक एक्सपेरिमेंट था और उस एक्सपेरिमेंट का नाम जेनेटिक यूनिट सीरीज रखा गया और उससे मिलके बना गस। सेम टाइम पे सीन जब पास्ट में शिफ्ट होता है तो हम बर्डी के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जो कि असल के अंदर एक बच्चा है। उसके ऊपर इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर माइक्रो पार्टिकल्स भेजे गए। वो बच्चा एक ऑर्फन बच्चा था जिसके कोई पेरेंट्स नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। ये सारी बातें जब गस समझ जाता है तो वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है कि आखिर उसे किसने बनाया है, क्यों बनाया है, उसका इन लोगों से क्या लेना देना है। सेम टाइम पे पास्ट के अंदर पापा को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये बच्चा चीज क्या है और जो लोग इस एक्सपेरिमेंट को बंद कराना चाहते हैं वो इस बच्चे के पीछे क्यों पड़े हैं। बर्डी कहती है कि इस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ तुम ही बचा सकते हो, किसी को तुम्हारे ऊपर शक नहीं होगा। और अब सबका ध्यान भटकाने के लिए पापा यहाँ से बाहर निकलते हैं ताकि सोल्जर्स का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए और पीछे से बर्डी बच्चे को लेके बाहर निकल जाए। यहाँ बर्डी और पापा दोनों एक साथ में भागने वाले थे, लेकिन उस लैब में और भी कई सारी चीजें थी जो कि डिस्ट्रॉय करना बाकी थी। बर्डी उस छोटे से बच्चे को यानी कि गस को पापा को दे देती है और कहती है कि इसे बहुत दूर ले जाओ, ऐसे कोने के अंदर जहाँ इसे कोई नहीं देख पाए। अगर इसे कोई भी देख लेगा तो इसे जरूर मार देगा। मुझे बाकी के क्लूज को जलाना है, तुम पे कोई शक नहीं करेगा और तुम इस बच्चे को बड़ा कर सकते हो। पापा यहाँ पे कहता है कि मुझे तुमसे मिले हुए सिर्फ 1-2 घंटे हुए हैं, हमने साथ में बैठ के कॉफी पी, ड्रिंक करी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना कोई एक्सपेरिमेंट मुझे थमा दोगी। लेकिन तभी वहाँ पे गोलियां चलने की आवाज आती है और पापा भी समझ चुके थे कि वो बर्डी को इस टाइम मना नहीं कर सकते। वो गस को लेते हैं और अपने साथ वहाँ से भाग जाते हैं। बिग मैन भी गस को समझाने की कोशिश करता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें सब लोग प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। लेकिन गस ये सारी चीजें समझने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि वो पूरी तरीके से टूट चुका था कि उसके तो कोई पेरेंट्स ही नहीं है। इसी के कारण वो यहाँ से भाग जाता है। पास्ट के अंदर हम पापा को देखते हैं जो कि छोटे से गस को लेके पहले अपने घर पे जाता है, काफी सारा सामान इकट्ठा करता है और उसके बाद एक बहुत दूर जंगल में चला जाता है। इस टाइम पे तो पापा को पता भी नहीं चला था कि कोई वायरस आ चुका है। वो बस इस छोटे से बच्चे को लेके बहुत दूर जाता है ताकि वहाँ पे कोई भी इस बच्चे को समझ ना सके। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस अभी जो सीरीज चल रही है वो स्वीट टूथ की सीरीज चल रही है। काफी अच्छी सीरीज है गाइस, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, कास्टिंग, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग गाइस इसका बहुत ही परफेक्ट है। अब जैसा कि इस पूरी सीरीज का जितना भी सीक्रेट था ऑलमोस्ट ऑल हम सबको वो 7th एपिसोड के अंदर पता चल चुका था कि आखिर इस वायरस को बनाया किसने था, किसने खोजा था, कहाँ से खोजा था। और उसके बाद में हल्की सी फेरबदल के कारण H5G9 एक एक्सपेरिमेंट से वायरस में बदल गया। साथ ही साथ गस को अपने पूरे पास्ट के बारे में पता चला कि वो कैसे सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, एक बच्चा नहीं है। बर्डी जो कि हमें गस की मॉम के कैरेक्टर के बारे में बताई गई थी उसके बारे में भी पता चला। और साथ ही साथ एक ऐसा आदमी जो कि अकेले रहने के बावजूद भी एक फादर में बदल गया। इन्हीं सारी चीजों को आखिर तक ले जाने के साथ में ही इस सीरीज के फाइनल एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इस टाइम तक वायरस इस पूरी जगह को बर्बाद कर चुका था। हर कोई मास्क पहन के घूम रहा था और सिक्योरिटी बहुत टाइट हो चुकी थी, ऑलमोस्ट रेड अलर्ट जैसी सिचुएशन थी। लेकिन तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेयर आता है। असल के अंदर ये बिग मैन था जिसका नाम टॉमी चैपर्ट था। बिग मैन की वाइफ प्रेग्नेंट थी लेकिन फिर भी उसे अंदर नहीं भेज रहे थे। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद में बिग मैन की वाइफ को मैटरनिटी वार्ड के लिए शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन उसे अंदर जाने की मनाही थी। बिग मैन बस यहाँ पर एक ही चीज की प्रे कर रहा था कि उसका बच्चा ह्यूमन हो, कोई हाइब्रिड बच्चा वो नहीं चाहता था। और ये स्टोरी बिग मैन की थी कि कैसे वो अपनी फैमिली के साथ में था और उसकी फैमिली इस टाइम पे कहाँ है। सीन जब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है तो बियर और बिग मैन दोनों मिलके ही गस को ढूंढते हैं कि आखिर गस कहाँ पर गया होगा। गस बियर को कहता है कि तुम यहीं पे रहो, हो सकता है कि वो छोटा सा बच्चा यहाँ पे वापस आए और उसे तब यहाँ पे कोई नहीं मिले, मैं उसे जाके अकेला ढूंढता हूँ। गस यहाँ पे जंगल के अंदर अकेला घूम रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, खुद को कोस रहा था और आखिरकार बर्डी की पिक्चर को भी वो फेंक देता है क्योंकि वो उसकी माँ भी नहीं है। आगे जाने के बाद में उसे एक अबेंडन सा प्लेन भी दिखाई देता है, लेकिन अभी भी उसका रेडियो सिस्टम काम कर रहा था, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन गस की छेड़खानी के बाद जरूर वो स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ में सीन गाइस वेंडी के ऊपर शिफ्ट होता है। वेंडी को फील हो रहा था कि उसके जू के अंदर यानी उसके घर के अंदर काफी सारे लोग घुस आए हैं। असल के अंदर ये काफी सारे लोग नहीं बल्कि जनरल एबर्ट अपने साथ में पूरी मिलिट्री लेकर आया था। मिलिट्री वाले एमी को लास्ट वार्निंग देते हैं कि या तो तुम घर से बाहर आ जाओ या फिर ये सारे लोग घर के अंदर आ जाएंगे। एमी अभी भी पीछे नहीं हटी थी और कहती है कि ये बच्चे तुम्हें बिलोंग नहीं करते हैं, इन पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। एमी असल के अंदर बस उन लोगों का टाइम वेस्ट कर रही थी ताकि कैसे भी करके ये बच्चे जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाएं। और अब जब ये लोग बात नहीं मानते और इस जू के अंदर घुसपैठी करते हैं तो एमी के पास में भी अच्छे खासे प्लान थे। वो काफी सारे क्रैकर्स यानी कि काफी सारे फटाके आतिशबाजी के लिए लेकर आई थी और जैसे एक सोल्जर का पैर किसी ट्रैप के ऊपर पड़ता है तो सारे फटाके एक साथ इन सोल्जर्स को उड़ाते हैं। इतनी देर के अंदर बच्चे
बच्चे टनल से भाग के अपने सेफ प्लेस पे पहुंच चुके थे और ये सेफ प्लेस गाइस एक चर्च था। सबसे ऊपर पहले वेंडी पहुंचती है और बाद में बाकी के भी आने वाले थे, लेकिन वेंडी के आगे जाते ही बेचारी वेंडी भी पकड़ी जाती है। उन सोल्जर्स ने पता लगा लिया था कि ये टनल आगे जाके कहाँ पे खुलेगी, जो कि एक सेफ प्लेस भी हो सकता था। वेंडी के साथ में सारे हाइब्रिड बच्चे पकड़े जाते हैं। इसी के साथ हम डॉक्टर आदित्य और रानी को भी देखते हैं, जिन्हें की अब जू के अंदर ले आया गया था। रानी को आदित्य से अलग कर दिया गया था ताकि आदित्य अब अपने फॉर्मूला के ऊपर अच्छे से काम कर सके। जनरल एबर्ट आके कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चीज चाहिए, तुम्हें वो हर चीज लाके दी जाएगी जो कि तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट में काम आएगी। तुम्हें बस कुछ भी करके मुझे क्योर लाके देना है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो सबसे पहले तुम्हारी वाइफ मारी जाएगी। अब एमी तो हालांकि सही टाइम पे उस जगह से भाग गई थी, लेकिन जब वो चर्च आती है अपने बच्चों को वापस लेने के लिए तो उसे कोई भी नहीं मिलता है तो बस बॉबी की एक कैप मिलती है। अब एमी को पता चल चुका था कि उसके सारे बच्चों को यहाँ से कोई ले गया है। अब सेम टाइम पे गाइस सीन प्रेजेंट और पास्ट में शिफ्ट होता है, क्योंकि बात यहाँ पे बिग मैन के पास्ट की चल रही है। बिग मैन को यहाँ पे बेबी हो चुका था और वो बस नर्स से यही पूछ रहा था कि क्या उसका बच्चा ठीक तो है। इस टाइम पे बिग मैन के पास मानो कोई फीलिंग ही नहीं है, वो अपनी वाइफ के बारे में तक नहीं पूछ रहा था। और अंदर जाने के बाद जब वो अपने बच्चे को देखता है तो वो एक नॉर्मल बेबी नहीं बल्कि एक हाइब्रिड बच्चा था। बिग मैन ये चीज एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता था, वो वहाँ से भाग जाता है, मानो कि वो किसी को भी नहीं चाहता, ना अपनी वाइफ को ना अपने बच्चे को। लेकिन गाइस यहाँ पे बहुत ही शानदार कनेक्टिविटी दिखाई गई है। जब बिग मैन पास्ट के अंदर भाग रहा था तभी उसे यहाँ पे डॉक्टर आदित्य मिलते हैं, यानी कि आज से तकरीबन 5 से 10 साल पहले। और डॉक्टर आदित्य बिग मैन को कहते हैं कि आपकी वाइफ कैसी है और आपका बच्चा कैसा है। वो दोनों बहुत स्पेशल हैं। बिग मैन बस खुद यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन काफी सारी चीजें रियलाइज करके भी वो यहाँ से नहीं भाग पाता और अपनी वाइफ और बच्चे के पास चला जाता है। इसी के साथ हम बियर को देखते हैं, जो कि अभी भी काफी सारी चीजों को ढूंढ रही थी। इसी कारण उसे एक वॉकी टॉकी मिलता है जो कि इस टाइम तक बंद था, और उसे अपने बचपन के दिन भी याद आते हैं। वो जूडी के पास बैठ जाती है। हम यहाँ पे गस को देखते हैं, जो कि इस टाइम पे बहुत ही शांति से बैठा था और बिग मैन ने अब गस को ढूंढ लिया था। अब जैसा कि हमने बिग मैन की स्टोरी देखी कि उसकी वाइफ और बच्चों के पास जब वो लौट के आया और प्रेजेंट टाइम के अंदर वो दोनों ही उसके पास नहीं है, इसका मतलब है कि वो भी काफी ज्यादा अकेला है और गस से उसका अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। एक लास्ट मैन होने के बावजूद भी उसने ये सारे काम को छोड़ दिया और अब वो गस के साथ ही अपनी फैमिली बनाना चाहता है। वो गस के अंदर अपना बेटे को देखता है। वो गस को समझाता है कि भले ही तुम एक नॉर्मल बच्चे नहीं हो, लेकिन तुम सबसे प्यारे हो। तुम्हें सबने प्यार किया है। वो पापा जो कि तुम्हारे असली पापा हैं भी नहीं, लेकिन उन्होंने तुमसे बहुत प्यार किया, तुम्हें बहुत अच्छे से बड़ा किया। तुमने मेरे अंदर भी सारी फीलिंग्स चेंज कर दी। बिग मैन यहाँ पे अपने पास्ट के बारे में भी गस को बताता है कि जो मेरा बच्चा था वो भी बिल्कुल तुम्हारी जैसा ही था। अब गस को तो नहीं पता था कि बुरे लोग किस कदर होते हैं, इसी कारण वो बिग मैन को कहता है कि अब हम यहाँ से बच सकते हैं। मैंने उन लोगों से मदद मांगी और वो मुझे ममा तक ले जाएंगे, यानी कि बर्डी तक। बिग मैन पूछता है कि तुमने किन लोगों से मदद मांगी है। तब गस पीछे की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मैंने इस रेडियो को ठीक कर दिया है और वो लोग यहाँ पे जल्दी आते होंगे। और अगले ही सीन में सीधा एक शॉट आके लगता है बिग मैन को, यानी कि वो लोग जिससे गस ने कांटेक्ट किया था वो और कोई नहीं बल्कि जनरल एबर्ट के लोग थे, और उन्होंने आते ही बिग मैन को मार दिया। गस को वो लोग आके सीधा पिंजरे के अंदर डालते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाते हैं। और हम देखते हैं कि बिग मैन जो कि सीरीज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, वहाँ पे अकेला मर रहा था। गस बस जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि बिग मैन असल के अंदर लास्ट मैन है, जो कि बाकियों की तरह था। और वो भी शांत हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद एक दिन बिग मैन भी उसे मार देता। और गस को उठा के अब सीधा जू के अंदर ले आया जाता है और आदित्य के सामने उसे भेजा जाना था, क्योंकि आदित्य को अब एक हाइब्रिड बच्चे की जरूरत थी। लेकिन जब वो पिंजरे के ऊपर से पर्दा हटाता है तो उसे गस दिखाई देता है। आदित्य को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि अब तक का सबसे बड़ा बच्चा जिसने सर्वाइव किया है वो गस है। इवन वो बात भी कर सकता है। इतना स्पेशल बच्चा जो कि हद से ज्यादा ह्यूमन जैसा दिखाई देता है। आदित्य उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकता था। आदित्य उसी टाइम बोलता है कि कोई दूसरा बच्चा लेकर आओ, मैं इस बच्चे से बात करना चाहता हूँ, मैं इस हाइब्रिडनेस को समझना चाहता हूँ। इसी कारण यहाँ पे उस टाइम गस की जान बच जाती है और सीन शिफ्ट होता है बियर के ऊपर, जो कि जूडी से बातें कर रही थी और इसी के साथ अपने पास्ट के बारे में भी बात करती है। असल के अंदर जूडी यहाँ पे बस गस और बिग मैन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जूडी बार बार में उससे बात कर रही थी कि आखिर तुम क्या करती हो, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा बचपन क्या था और तुम्हारे पेरेंट्स कब मर गए थे। तब जाके बियर अपने बारे में बताती है। वो अपना असली नाम बताती है और कहती है कि मैं उस समय तकरीबन 6 साल की थी और मेरी एक छोटी बहन भी थी जो कि हाइब्रिड थी। अब गाइस आप वापस से देखिए, डियर की जो छोटी बहन थी वो और कोई नहीं बल्कि वेंडी थी। वापस से एक और कनेक्टिविटी। डियर बताती है कि मैं जब छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स भी उसी वायरस से मर गए थे और कुछ लोग आके मेरी बहन को मुझसे बहुत दूर ले गए। उसके बाद मैं अकेली रही। जूडी पूछती है कि आखिर तुम कितने टाइम तक अकेली रही, तो बियर बताती है कि मैं काफी सालों तक अकेली रही और उसके बाद मैं अकेला रहना सीख लिया। बियर यहाँ पे उसी वॉकी टॉकी को स्टार्ट करने की भी कोशिश कर रही थी। सेम
टाइम पे हम बिग मैन को देखते हैं जो कि यहाँ पे बस मरा हुआ था। तभी कोई गाड़ी से बाहर निकलता है और बिग मैन को एक ट्रेलर के अंदर डाल के अपने साथ ले जाता है। अब ये कौन है गाइस, ये आपको एपिसोड के लास्ट में पता चलेगा, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही प्यारा सीन यहाँ पे दिखाया जाता है कि बिग मैन अभी भी मरा नहीं था, वो इंजर्ड था, इसी कारण उसकी आंखें बंद थी। हम गस को देखते हैं जिसे उस कमरे के अंदर लेके आया गया था जहाँ पे काफी सारे हाइब्रिड बच्चों को रखा गया था और ये हाइब्रिड बच्चे सारे के सारे वेंडी के साथ के थे। इसी के साथ हम आदित्य को देखते हैं जो कि एक हाइब्रिड बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे एक लिजर्ड टाइप का बच्चा था और आखिरकार कुछ ऐसी मशीनें दिखाई जाती है जिसके बाद का सीन कट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि आदित्य ने भी एक हाइब्रिड बच्चे को मार डाला। जब बियर अपनी बहन को याद कर रही थी तो उसी टाइम पे हम वेंडी को भी देखते हैं जो कि अपने हाइब्रिड दोस्तों के साथ बैठी थी। और अब यहाँ पे गाइस रिवील होता है कि बिग मैन को बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि एमी थी। वो बिग मैन को कहती है कि खुद को जल्दी से ठीक कर लो, हमें जल्दी हमारी बच्चों को बचाना है। इसका मतलब है कि एमी अपने हाइब्रिड बच्चों को बचाना चाहती है और बिग मैन को तो गस को बचाना ही था। यहाँ पे गस उस कमरे के अंदर बैठा था जहाँ पे काफी सारे हाइब्रिड बच्चे थे और तभी सबसे पहले बॉबी आगे आता है। गस उसे देख के समझ जाता है कि ये उसके जैसा है। देखते ही देखते यहाँ पे सारे हाइब्रिड बच्चे एक साथ आ जाते हैं और उन सबसे आगे निकल के वेंडी आती है। पहले तो गस बहुत खुश होता है उन बच्चों को देख के जो कि उसके जैसे थे और तभी वेंडी आगे बढ़ती है और गस को वो हक कर लेती है। यहाँ पे जितने भी हाइब्रिड बच्चे थे सब एक साथ यूनिटी के साथ में एक दूसरे को हक करते हैं, मानो कि ये बच्चे कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं, शायद खुद की जान बचाने के लिए कुछ करे या फिर हो सकता है खुद के आखिरी मोमेंट्स में एक साथ रहें। और इस सीजन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमें एक लास्ट सीन दिखाया जाता है कि बियर जिस वॉकी टॉकी पे काम कर रही थी वो वॉकी टॉकी स्टार्ट हो जाता है। असल के अंदर वो वॉकी टॉकी का कॉल जाके सीधा बर्डी को लगता है और बर्डी भी इस टाइम पे जिंदा थी और वो मिलती है गाइस हम लोगों को अलास्का के अंदर, क्योंकि वहाँ पे काफी ठंड थी और वो वहाँ से भागती हुई आई और पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे कैसे कांटेक्ट किया। और इसी के साथ गाइस ये शानदार सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। काफी सारे सस्पेंस पीछे छोड़ के जाता है क्योंकि एमी और बिग मैन एक साथ हो गए थे जिन्हें अपने बच्चे चाहिए। सारे हाइब्रिड बच्चे एक साथ हो गए थे जो कि अच्छे स्मार्ट बच्चे भी हैं और शायद यहाँ से भाग भी सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि बर्डी को ढूंढ लिया गया था। हो सकता है कि बर्डी यहाँ पे इस वायरस का एंटीडोट लेने के लिए गई हो। इसका मतलब तो साफ साफ है कि सीजन 2 रिलीज होना तय है। अब वो गाइस कब तक आएगा इस चीज की अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। गाइस आप लोगों के साथ भी मुझे भी इसके सेकंड सीजन का बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से किसी अगली सीरीज में, तब तक के लिए टाटा।